जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इसके लिए ई परीक्षा नवोदय क्लासेस ने आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज आरंभ की है, जिसके अंदर आज हमारा पेपर है मॉडल पेपर नंबर 8, जो आपके केस पेपर की तरफ ही है वो कह सकते हो। और साथ में इस पेपर से जो हम पेपर्स कर रहे हैं, इन पेपर्स में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को भी जरूर मिलेंगे। अभी तक हमने 8 पेपर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपने 1 to 7 तक के पेपर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल है ई परीक्षा नवोदय क्लासेस, उसके अंदर जाइएगा और यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आपको वो मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो। तो प्लीज वो भी सारे कंप्लीट कर लीजिए और इसके साथ में ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और इसके अलावा आपको अगर फ्री मॉडल पेपर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं और एग्जाम से संबंधित सारी न्यूज, इसके अलावा मॉडल पर पीडीएफ, मॉडल से संबंधित सारी जानकारी, ये सभी से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिए आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर 8696503800 पर आपका नेम और स्टेट आपको व्हाट्सएप करना होगा। आपका नेम भेज दीजिएगा और साथ में अपना स्टेट भेज दीजिएगा। इस नंबर पे आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें ज्वाइन कर लेंगे। आपके पास में एक लिंक आएगा, उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हमारा एक नवोदय क्विज पीडीएफ ऐप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी क्विजेज मिलेंगी, इसके अलावा मॉडल पर मिलेंगे और आपको यहाँ पर पीडीएफ क्विजेज बहुत सारी मिलेगी। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, नवोदय क्विज पीडीएफ इसका नेम है। और उसके बाद में इसको ओपन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद में वापस प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर इसमें 5 स्टार रेटिंग देकर एक अच्छा सा रिव्यू लिखकर अपना पोस्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 जो आपका है। उसके अंदर सेक्शन नंबर फर्स्ट आपको पता है कौन सा रहता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसका पार्ट नंबर 1। देखो मेंटल एबिलिटी आपको केवल इंग्लिश मीडियम की क्योंकि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बाकी मैथ्स और लैंग्वेज दोनों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगी। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको पता है कि ये सर डिफरेंट फिगर का क्वेश्चन है, यानी कि भिन्न आकृति, जिसे आप ओड मैन आउट भी आप कहते हो। तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा वो डायग्राम है या कौन सा वो ऑप्शन है जो सबसे आपका भिन्न है या डिफरेंट है। देखो सर अगर आप देखना चाहो तो क्यों ना सबको एक तरफ कर दे, इसको राउंड करके, यानी कि ये जो है इसी लाइन वाली इसको नीचे की तरफ बना देते हैं। चलिए जब ये राउंड होगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह रोटेट होगा ना, ये इस तरफ इसको रोटेट, इसको क्या कर देते हैं सर हम रोटेट कर देते हैं। और जैसे ये रोटेट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं रोटेशन वाले होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में रोटेशन करने पर हम ज्यादा, अब देखो लाइन्स है ना, ये लाइन ऐसी ही बनेगी रोटेट करने पर, क्योंकि ये लाइन तो इधर ही आ रही ना, तो ये लाइन जो ऐसे है ना, जो इस तरफ बना हुआ वो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ब्लैक वाला इधर रहेगा, एक व्हाइट इधर रहेगा, एक व्हाइट इधर रहेगा, इसको ऊपर जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब इधर आ जाएगा तो इस तरह से ऊपर बन जाएगा और नीचे की तरफ आपके पास में ऐसा रहेगा और यहाँ पर आपके पास में सब व्हाइट रहेगा। और नेक्स्ट आपके पास में ये जो लाइंस है, ये लाइंस आपकी इस तरफ है ना, और ये जब रोटेट होकर कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो आपको इस तरह, ये थोड़ा सा रोटेशन वाले बहुत ध्यान रखना है ना, रोटेशन वाला ध्यान रखना है। और ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको रोटेट करके ये पूरा नीचे की तरफ आएगा और ये आपका इधर चला जाएगा। ये जब इधर चला जाएगा तो ये आपका ऐसे बनेगा और ये आपका रोटेट होके नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये ब्लैक ब्लैक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में ये बॉक्स इधर रहेगा और ये जो लाइंस ऐसे हैं, ये लाइंस ऐसे, मान लीजिए कोई लाइन ऐसे है तो पूरी रोटेट होके कैसे बन जाएगी, वो लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो वो लाइंस आपकी इस तरह से बन जाएगी और ये यहाँ पर रहेगा और एक ये जो इस तरफ वाला है ये आपका इधर आ जाएगा। इसको रोटेट करेंगे तो ये तो पहले से रोटेट है। अब हमें क्या करना है कि इनके अंदर डिफरेंस पता करना है। इनके अंदर क्या करना है, डिफरेंस, या इनमें से भिन्न पता करना है कि सर इनमें से डिफरेंट कौन है। अगर आप देखना चाहो तो सर ऊपर वाला जो है वो तो सब में सेम है ना, वो तो सबके पास में क्या है, सेम है। और लाइंस भी आप देख लो, चाहे लाइंस भी आपकी सब सेम है, लाइंस में भी कोई ज्यादा ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। लाइंस में भी, नीचे वाली लाइंस भी सबका सब इसी तरफ है ना, इसमें भी इसी तरफ है, इसमें भी इधर ही है, और इसमें भी लाइंस का इधर ही है, और इसमें भी लाइंस का, इसमें आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लाइन का इधर है, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या और भी कोई चेंजेस है क्या, वो देखो सर। यहाँ पर देखें तो इस वाले में यहाँ पर ब्लैक है, इसमें व्हाइट है, इसमें ब्लैक है, और इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर इसमें तो है ही नहीं। चलो और पता करते हैं सर। इसमें बाहर की तरफ 2 सर्कल है, इसमें भी बाहर की तरफ 2 सर्कल है, इसमें भी बाहर की तरफ 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल्स है, लेकिन इसमें कितने सर, 3 सर्कल्स, यानी तीनों बाहर आ चुके। तो ऑप्शन नंबर डी देखो 2 तरह से आपका डिफरेंट, 2-3 तरह से डिफरेंट हो रहा है। एक तो कैसे कि यहाँ पर कोई सर्कल नहीं है, ठीक है, सबके अंदर कोई ना कोई या व्हाइट या ब्लैक तो है ना, कम से कम। एक इसकी लाइन्स इस तरफ है, बाकी सबकी लाइन्स देखो इधर है। तीसरा कि सर इसके
सब में आउटसाइड जो है ओनली 2 सर्कल्स है, जैसे इसमें 2 सर्कल्स है, इसमें 2 सर्कल्स है, इसमें 2 सर्कल्स है, लेकिन यहाँ पर आपके 3 सर्कल्स है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप जिसे कह सकते हो कि जहां आपको बहुत कुछ सोच विचार कर आपका ऑप्शन करना होगा। जल्दबाजी में यहाँ पर करोगे तो ए बी सी में से आप कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान से सोच विचार करके करोगे तब जाकर आपका ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। ऐसे नहीं कि देखते आपका आंसर मिल जाएगा। साथ में अपना भी कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते रहना। कुछ बच्चों ने डी भेजा, बहुत बढ़िया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। यहां पर हम देखते हैं कि सर इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा, ए एफ जेड ई। चलिए सर वोबल्स का तो कह नहीं सकते, लेकिन सर लाइन से हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। 1 2 3 तो इसके पास में कितनी लाइन है? 3। 1 2 3 सर इसके पास में 3 लाइन है। 1 2 3 तो इसके पास में भी 3 लाइन है। 1 2 3 एंड 4 तो सर इसके पास में 4 लाइन है। तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के पास में 4 लाइन्स हैं, जबकि ए बी और सी के पास में 3 लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 को देखिए। यहाँ पर डिफरेंट पता करते हैं। फिर से इसमें क्या करना है सर? सबको एक तरफ रोटेट करते हैं, सबको एक तरफ रोटेट करते हैं, यानी इसकी जैसा बनाते हैं सबको। सर इसको रोटेट करके ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका जो ये अगर रोटेट होगा तो आपको क्या लगता है? ये ऐसे तो बनेगा, इधर आके ये क्या बनेगा? इधर आके इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा है ना। ये यहाँ पर आके ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये जब रोटेट होकर इधर जाएगा वापस से तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये आपका कैसे बन जाएगा? इधर आके ऐसा बन जाएगा, इस तरफ ऐसा और ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ओके। इसको जब इधर रोटेट करूंगा तो ये आपका कैसा बन जाएगा? इस तरह बन जाएगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि सर ए बी और सी और डी इनमें से हम पता करते हैं तो इसका नीचे की तरफ फेस है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे है और इसमें भी नीचे है। तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इन सबसे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊपर की तरफ है। ये आपका जो ये ब्लैक ब्लैक सा ना, ये एरो सा, ये ऊपर की तरफ है, बाकी सब में ए बी और डी में नीचे की तरफ है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 को देखिए। सर जब हम यहाँ पे डिफरेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि सर सबके पास में एक एक फिगर है और सब में अलग अलग है। किसी में ट्राइंगल है, किसी में सर्कल है, किसी में स्क्वायर है, ठीक है। इनसाइड सर कुछ लाइंस बनी हुई है, 1 2 3 तो इसके पास में कितनी लाइंस है? 3। 1 2 3 तो इसके पास में 3 लाइंस है। 1 2 3 तो इसके पास में 3 है। 1 2 तो सर इसके पास में 2 है। तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के पास में इनसाइड ओनली 2 लाइंस है, जबकि ए बी और सी में 3 लाइंस है। इसलिए आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था सर हमारा डिफरेंट फिगर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आप सबको पता है, भाग नंबर 2 सेम एज द क्वेश्चन फिगर। सेम फिगर या समान आकृति होती है, यानी कि जैसे आपको क्वेश्चन फिगर या प्रॉब्लम फिगर या पर्सन आकृति दे रखी हो उसका एकदम बिल्कुल सदृश या एग्जैक्टली सेम आपको फिगर फाइंड आउट करनी होती है। आप देख के बता सकते हो कि सर हम इसमें यहाँ पर अगर ऐसा राउंड बनाए तो ऐसा राउंड किसके अंदर बन रहा है, तो आप खुद बता सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स एकदम बिल्कुल सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह अपने आंसर्स को सही कर जवाब देते रहना है। देखिए सर इसका एग्जैक्टली सेम बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। देखो सर हम राउंड करते हैं, सब में पहले एक तरह से राउंड कर लेते हैं ताकि हम उसको जल्दी आइडिया, देखो राउंड करने से क्या होता है कि हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ये ठीक है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसका भी चांसेस नहीं है, और हाँ इसमें हो सकता था लेकिन इसने देखो यहाँ पर हैंड जो है ना इसमें नीचे उसकी तरफ इधर है, ये भी नहीं हो सकता। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 को बताइए कि सर अगर हम ऐसा यहाँ पर एक राउंड बना दें तो सबके अंदर पहले ऐसा राउंड बना के चलते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेज दीजिए, फटाफट से भेज दीजिए। मैं तब तक सब पे राउंड बना लेता हूँ और राउंड बनाने के साथ ही अपना आंसर आपको दिखाई देने लगेगा। नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी है, और ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका नीचे की तरफ आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बताइए अपना आंसर। सबसे पहले सर ऐसा अगर इधर हम इसके ऊपर देखें, एक काम करो इसको राउंड कर लो, है ना, सब में इसको राउंड कर लीजिए तो आपको राउंड करने से पता चल जाएगा। यहाँ होना चाहिए था, नहीं तो सी आपका नहीं हो सकता, डी हो सकता है, ए नहीं हो सकता, और बी नहीं हो सकता, और ए भी आपका नहीं हो सकता। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का जो होगा वो सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 8 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसका राइट आंसर रहेगा सर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये था सर हमारा सेम फिगर समान आकृति। आप सभी भी कंटिन्यू अपने आंसर सही कर रहे हैं और बहुत बढ़िया। ये देखकर अच्छा भी लग रहा है कि नहीं आपकी तैयारी भी बहुत शानदार है और आप सभी एकदम अच्छे से ही क्वेश्चंस के आंसर्स भेज रहे हो। चलिए सर
आगे बढ़ते हैं किस अपना जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 कौन सा आ जाता है, जिसको पैटर्न कंप्लीशन या फिगर कंप्लीशन कहते हो, आकृति पूर्ति। सर आपको क्या लगता है कि जैसे ये यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी क्या है 2 है, और रोटेशन में कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, तो क्या लगता है यहाँ पर 1 हो तो यहाँ भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको पैटर्न्स भी समझा रहा हूँ कि काम में क्यों आ रहा है ना, उसके पीछे रीजन, तो उस रीजन को भी समझते जाना, एग्जाम में बहुत लाभ करेगा। सर आपको लग रहा है ना कि ऐसा कोई फिगर था, वो टोटल ऐसा बनकर यहाँ ऐसा बन गया, तो हम भी क्या करते हैं, इधर ऐसा बना हुआ है तो हम भी क्या करते हैं, इधर एक ऐसा ट्राइंगल बना देते हैं। फिर सर हमने देखा कि एक ट्राइंगल इधर ऐसे बना हुआ है, एक ट्राइंगल कहाँ बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है, तो हम भी एक ट्राइंगल ऐसा करके और ऐसा बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो एक्चुअल में फिगर बन के आई है वो कैसी बन के आई है, वो ऐसी, और सर एक ऐसी बननी चाहिए। अब वो देख लो सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ ये रहा सर आपके पास में, एक इधर है और एक ट्राइंगल आपका इधर रहेगा, तो सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 को देखिए सर, यहाँ पर एक प्लस था, ये प्लस थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी इधर स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा है ना इसकी साइज में ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 को देखिए सर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले एक लाइन है और लाइन से पहले इस तरह से एक क्या बना हुआ, बॉक्स बना हुआ है, एक क्या बना हुआ आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल फिर ये लाइन को इधर से टच कर रहा है, तो सर कौन सा हो जाएगा, ए नहीं हो सकता, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, डी आपका नहीं हो सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये तो नीचे से निकल रहा है ना, जबकि ये तो आपको ऊपर से आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपको पता है कि क्या आ चुका है सर, सीरीज आ चुका है, या फिर जिसे आप श्रृंखला जिसे आप कहते हो, या जिसे आप सीरीज या जिसे श्रृंखला कहते हो, इसको सोल्व करना है। चलिए सबसे पहले करते हैं सर, इसका पैटर्न बनाते हैं कि इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा होगा। सर आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर वाली जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं है, इनसाइड वाले में कोई चेंज नहीं है, और आगे ऑप्शंस में भी इनसाइड में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 0 थे, 0 से यहाँ कितने बन गए 2, ऐसे ये था, ये बॉक्सेस 2 हो गए, 2 से कितने हो गए 4, तो 4 से कितना चाहिए सर हमारे 6, क्योंकि सब में क्या हो रहा है +2 +2 +2, तो फाइंड करो इसमें कितने हैं 5, इसके पास में 6, इसके पास में 5 और यहाँ भी 5, तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 को देखिए, पैटर्न बनाते हैं। सर क्या लग रहा है कि ये यहाँ पर चल रहा है और ये आपका यहाँ आ रहा है, उसके बाद में ये यहाँ पर है और ये इधर आ जाएगा, ये इसकी जगह जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो सर पहला तो ये ऑप्शन है कि ये यहाँ होना चाहिए, 2 के अंदर है, तो ये सी और डी तो नहीं हो सकती। अब ये सर्कल इस जगह चाहिए, तो ये सर्कल इसमें तो यहाँ पर है और इसमें इस जगह है, तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 को देखिए, इसमें 13 में आपका रहेगा सर बी और 14 में ए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 को देखिए सर, पैटर्न बनाते हैं। सर पैटर्न जब बनाएंगे तो आपको लग रहा है कि एक ये सर्कल बाहर आ गया है और व्हाइट हो गया, ये और इंपॉर्टेंट है कि क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, तो सर ये यहाँ पर आ चुका है, ये भी व्हाइट हो चुका है, अब किसका नंबर आएगा सर, ये आएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, अंदर की तरफ केवल एक ब्लैक रहेगा, तो सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 को देखिए सर, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो क्या पैटर्न चल रहा है सर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ सर, यहाँ से इसने ये वाली अपने पूरी पट्टी हटा दी है ना, इसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि सर इसने आधा हटाया, तो सर कोई ना कोई कुछ और चेंजेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरी आपकी जो पत्ती है, जो लीफ है, ये पूरी नहीं जा रही है, कोई ना चेंज है। जैसे इसके अंदर कितनी साइड्स गई सर 2 साइड्स, तो यहाँ पर पहले 2 साइड्स यहाँ पर कम हो गई तो -2 हो गई ना। इसके बाद में यहाँ पर क्या चेंज हुआ कि जैसे ये 1 2 और 3, तो इसमें कितना हुआ 3 साइड्स कम हो गई है ना, 3 साइड्स। अब कितनी साइड्स कम होगी सर 4 साइड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, 4 साइड्स कम होगी, तो 1 2 3 एंड 4 ये कम हो जाएगी, तो एक्चुअल में क्या रहेगी 3, ऐसा ये वाला जो डायग्राम है ना इतना तो ये रहेगा, 3 तो नीचे पूरी कंप्लीट रहेगी और एक ही आपकी ऐसे साइड में रहेगी, तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि सबसे पहले तो जैसे 2 लाइन्स कम हो गई, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 2 तो ये और एक ये है ना, जैसे ये बना हुआ ना पूरा, उसमें से ये इतना कट गया 1 2 3, तो अब क्या होगा कि अब कितना जाना चाहिए 4 जाना चाहिए, तो एक तो लाइन ये जाएगी इधर वाली बची हुई और 2 ये जाएगी और एक आपकी यहाँ से चली जाएगी, तो ऐसा मतलब ये जो पूरा बना हुआ ना ये इस तरह से इतना निकल जाएगा, तो 1 2 3 4, तो फिर रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपके पास में
एक तो ये ऐसा रह गया और एक आपका यहाँ से इस तरह से, एक यहाँ पर रहेगा और एक ये रहेगा। तो ये फिर आपका क्या रह जाएगा, पीछे शेष रह जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी आपको बता दिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस का विशेष ध्यान रखिएगा। पार्ट नंबर 5 एनालॉजी क्वेश्चन की जो नेचर उससे पता चल रहा है कि आपका एनालॉजी या सादृश्यता होगा। फर्स्ट 2 में जो रिलेशन है वही आपको थर्ड और फोर्थ में रिलेशन देखना है। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, सर एक मिरर लग गया ना मिरर, कि इसका इधर हो गया, तो सर यहाँ पर भी एक मिरर या दर्पण प्रतिबिंब लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये तो पता है कि एरो इधर आनी चाहिए, तो ये नहीं है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं है। फिर सर अगर ये आपका इस तरह बनाओगे तो ये आपका ऐसा बनेगा और ये लाइंस आपकी इस तरह से बननी चाहिए, तो इसमें तो एकदम से अलग है, ये डिफरेंट है, और आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए सर, यहाँ हमें क्या चेंजेस मिल रहा है। सर ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर कहाँ आ चुका है, बाहर आ चुका है, और जो ट्राइंगल था वो आपका अंदर की तरफ आ चुका है, यही तो हो गया। और जो व्हाइट था व्हाइट और ब्लैक था ब्लैक, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ये तो इसका पैटर्न देखिए सर, ये जो ब्लैक वाला है वो पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा और ये आपका इधर राउंड रहेगा। देखो ट्राइंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि वो उसमें नीचे से ऊपर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सर ए नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल है वो ब्लैक रहेगा। ट्राइंगल क्या है, ब्लैक। ये सर इसने अपना नीचे की तरफ घूम गया, नहीं ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। बाहर भी आएगा ब्लैक रहेगा, अंदर की तरफ सर्कल आपका व्हाइट रहेगा, क्योंकि सर्कल व्हाइट था इसलिए व्हाइट, और ट्राइंगल ब्लैक था तो ब्लैक रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर तो आपको थोड़ा सा अलग तरह से सोचना होता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा काम में लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 19% संख्या 19 को देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। सर अंदर का जो स्क्वायर था उसमें कोई चेंज नहीं है, हुआ क्या कि इसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको डिलीट कर दिया और इसको इधर खसका दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इस ट्राइंगल को ऐसा कट कर देते हैं, तो ट्राइंगल आपका इतना हो जाएगा, है ना, ट्राइंगल आपका ऐसा हो जाएगा और सर्कल इसके यहाँ पर आ जाएगा। नहीं सर सर्कल आधा थोड़ी हो रहा है, इसमें क्या स्क्वायर आधा हुआ था, नहीं, तो सर्कल तो आपका इधर खिसक जाएगा। तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगा, इधर से हमने कट किया है उधर से नहीं किया। तो हाँ ये ऐसा बन सकता है, इसमें नहीं बन सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19% संख्या 19 का। क्वेश्चन नंबर 20% संख्या 20 को बताइए। सर होता क्या है कि ये इसमें एक साइड कम हो जाती है, ठीक है, डायग्राम था तो ऐसा लग रहा है ना कि फिर इनके भी यहाँ से छोटा छोटा कट लग जाएगा, इनका भी छोटा छोटा कट लग जाएगा। नहीं सर ऐसा नीचे की तरफ नहीं है, इसमें भी इधर नहीं, सबका ऊपर की तरफ जा रही है। देखो इस साइड वाली जा रही है ना, इंपॉर्टेंट है, इधर वाली जाएगी, तो यहाँ भी ये सर यहाँ वाली चली जाएगी, सबकी यहाँ वाली कट होगी, तो ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। आप सोच सकते हो कि ए बी और सी भी तो हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए ना कि इसके अंदर कहाँ की साइड गई है, सर इस तरफ की साइड गई है, तो यहाँ भी यहाँ से इसमें कट लगेगा, तो इस क्योंकि इसमें यहाँ से कट लगा तो इसमें यहाँ से कट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20% संख्या 20 का। पार्ट नंबर 6 आपका कौन सा आ चुका है सर, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूर्ति। एक आसान है लेकिन कभी कभी इसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं। क्या सर पॉसिबिलिटी है इसकी, नहीं है, इसको कट लगाओ, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे भी चल रहा है, साथ साथ में उधर देखते जाना ना, ऐसे चल के, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 21 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22% संख्या 22 को देखिए। क्या सर इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी, अरे सर इसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ये तो इधर तो है वैसे ही नहीं है, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23% संख्या 23 को देखिए सर, ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, ये सर पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी तो वैसे भी नहीं है और इसकी नहीं है, तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24% संख्या 24 को देखिए सर, यहाँ से सर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी वैसे भी नहीं है, और ये ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है और इसकी नहीं है, तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आज के पेपर में ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन थोड़ा आसान था, आप कह सकते हो कि अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको लग रहा है कि सर मेरा रिफ्लेक्शन दर्पण प्रतिबिंब है, तो सर एक काम करते हैं, इस तरह से राउंड बनाते हैं सबके अंदर, तो ये राउंड इधर बनेगा, तो जैसे ही अपना राउंड बनेगा, राउंड बनने के साथ ही हमारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से भेज दीजिए, जैसे ही मैं राउंड कंप्लीट करता हूँ आपका आंसर भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। देख पा रहे कुछ बच्चे भेजना स्टार्ट कर दिए, गुड। देखो सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ये सर्कल इधर रहना चाहिए, इसमें नहीं है, सर्कल इधर है, ये भी इधर है, ये भी ठीक है, ओके, और ये यहाँ से ये सब कुछ ठीक है, इसके अंदर ऐसा थोड़ी नहीं,
इसके अंदर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26 को देखिए। सर क्या लगता है अगर हम इधर की तरफ करें तो सबसे पहले तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, वो तो सभी में है, लेकिन सर जैसे आप इधर राउंड बना रहे हो, ठीक है, इधर राउंड बना रहे हो तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी बना देते हैं और यहाँ भी बना देते हैं, तो सर बी और डी तो रॉन्ग हो गई। अब रही बात सर इधर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए या सी। अब ए और सी में से हमें फाइंड आउट करना है कि जे एन वी, जैसे जे एन वी लिखा हुआ है, इसमें वी ऐसा लिखा जाएगा, एन जो है वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा और जे है वो आपका इस तरह से लिखा जाएगा। देख लीजिए, नहीं सर जे गलत है, एन भी गलत है, ये ठीक है, वी एन जे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको लास्ट में नंबर्स डिजिट्स, ये जो लेटर्स लिखे हुए इनको रोटेट करना होगा और एन और जे में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या 27 को देखिए। सर जब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या लगता है, सबसे पहले इधर राउंड आना चाहिए ना, तो इधर इसमें राउंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सब कुछ अगर यहाँ मेरे लगेगा तो आपको पता है ये इस तरह से ही बनना है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 को देखिए, फटाफट से बताइए कि आंसर कौन सा हो सकता है। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इधर आपका क्या चाहिए था सर, सर्कल चाहिए था ना, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं, इसकी भी नहीं है। हाँ ये फिर बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए पार्ट नंबर 8 आ चुका है। आप सबको पता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, कागज काटना तथा मोड़ना। जैसे सर इस तरह का दिखाई दे तो आप पूरे पेपर के अंदर इस तरह से क्या बना दीजिए, लाइंस बना दीजिए, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए अच्छे से। जैसा आपको इतना पता होना चाहिए कि पेज में कहाँ से इसमें कट्स लगेंगे, तो सर ये यहाँ पे कट लगेंगे। अब देखो सर, अगर मैं यहाँ की देख रहा हूँ कि ये दोनों मुझे इस जगह चाहिए, तो क्या यहाँ पर है, नहीं सर यहाँ तो नहीं है, इतना ऊपर थोड़ी है, नहीं सर ये सर इस तरफ थोड़ी है, इधर भी नहीं है। हाँ ये ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये अगर पेज इधर नीचे की तरफ ओपन होगा तो जो यहाँ पर बने हुए वो कहाँ बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे, और जब पेज वापस उधर ओपन होगा तो ये तो इधर चले जाएंगे और ये वाले यहाँ आ जाएंगे। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 30 का आप अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो कि यहाँ पर एक छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं। देखो सबसे पहले पेज यहाँ से ओपन होगा ना, तो ये जो जब छोटे पेज ओपन होते हैं ना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये पेज पूरा इधर आ गया होगा, है ना, लेकिन पूरा यहाँ पर पेज नहीं आता है। ये बात का ध्यान रखना। कैसे, अभी देखना मेरे साथ कि सर ये जो पेज जब फोल्ड होगा ना तो ये यहाँ तक ही जाएगा। ये पेज कहाँ तक जाएगा, इस जगह तक ही जाएगा, है ना, ये पेज यहाँ से इस जगह तक ही जाएगा, इसलिए ये पेज इतना ही रहेगा। तो ये पेज यहाँ तक फोल्ड किया आपने, है ना, इसके ऊपर ही आएगा, पूरे पे नहीं जाएगा। अब जब पेज को अगर आप वापस ओपन करोगे, जब आप इसको यहाँ से वापस ओपन करोगे तो क्या होगा कि पेज वापस जब यहाँ जाएगा तो ये राउंड कहाँ बनाएगा, यहीं तो बनाएगा। तो क्या इसको लेके जाएगा सर, इसको कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि पेज जब यहाँ पर आया ही नहीं तो ये पेज वापस यहाँ से कैसे जाएगा। तो क्या करना है कि इतना ही समझना है कि पेज यहाँ तक आया तो यहाँ से पकड़ के अगर आप वापस यहाँ तक लेके जा रहे हो तो केवल और केवल इतना ही आएगा। अब क्या होगा कि पूरा जो पेज है, पूरा पेज, जैसे ये इतना पेज पूरा जाएगा ना, अब तो ओपन पूरा होगा। जैसे अगर यहाँ से अगर इस तरह से पेज बनेगा और इस पेज को यहाँ से आप फोल्ड ओपन करोगे और यहाँ तक लेके जाओगे तो क्या होगा कि ये इस तरह से तो यहाँ बन जाएगी पूरी ये लाइंस, ठीक है, ये लाइन यहाँ बन जाएगी, और ये वाली जो लाइन है ना, जैसे ये वाली लाइन तो यहाँ रहेगी, और ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा इस तरफ। देखो ये अगर फेस इधर है ना तो ये फेस इधर ही रहेगा, इस तरह का ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन है, अब आप कहोगे सर ये तो फिर यहाँ बनना चाहिए था ना, यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आप सुनना। जैसे अगर मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, मेरे पास ये लाइन, जैसे मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, ये लाइन पेज ओपन करने पर कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी ना, ये पेज ओपन करने पर। अब बताओ कि ये तो टच तो इसके है ना, तो ये कहाँ बनना चाहिए, ये तो फिर यहाँ बनेगा ना, ये कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा। तो इतना ध्यान रखना है कि जब ये लाइन आपकी इधर जा रही है तो ये जो आपका सर्कल सा बना हुआ है, ये टच किसके, इस लाइन के है ना, तो ये यहाँ कैसे जा सकता है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये अगर इधर बना हुआ है तो ये जब फोल्ड करोगे तो ये भी आपका कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा, और नीचे की तरफ 2 इस तरफ है और 1 इस तरफ है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब आप पेज ओपन कर रहे हो तो ये वाली साइड देखो ना कि किस साइड के साथ में टच है। ये साइड कहाँ जाएगी, यहाँ थोड़ी जाएगी, ये तो ये जाएगी, ये साइड तो यहाँ आएगी। तो जब ये टच इस लाइन के तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ में जाएगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर ये राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता,
कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये सिंगल ही रहेगा यहाँ पे। अरे नहीं, जब पेज यहाँ से हाफ से ओपन होगा तो इधर जाना होगा। हाँ, ये आप कह सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि इधर आ जाएगा, और ये तो वैसे नहीं हो सकता कि ये नहीं कि यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। यहाँ आप कंफ्यूजन हो सकते हो और आप सी आंसर कर सकते हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका बी आंसर रहेगा, सी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31, बताइए फटाफट से। सर ये तो आसान क्वेश्चन सा लग रहा है कि जब ये जाएगा तो ये इस तरह से यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, और जब ये जाके ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये नहीं हो सकता। इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे थोड़ी बना हुआ है। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये इस तरह से ही बने हुए हैं सारे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 को देखिए। सर ये जब ओपन होगा तो क्या लगता है, इस बार तो पूरा ऊपर आएगा, और पूरा ऊपर आएगा तो ये इस तरह से यहाँ बनेगा, और जब वापस उधर जाएगा तो इस तरह से यहाँ आपका बन जाएगा, और ये इस तरह से बनेगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, कटआउट्स आपको दिए हुए हैं, एक स्पेस विजुअलाइजेशन जिसे कह सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। देखिए सर, इसको आप 1 कह सकते हो, ठीक है, 1 हो जाएगा। ये आपका 2 भी हो सकता है, और ये आपका 4 है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 3 है, और ये मेरा 5 है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर इस तरह के जैसे डायग्राम्स है, जैसे ये आपका नहीं मिलेगा एक, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, इसे दो ऐसे नहीं है, ठीक है, ये हटा दो। इसकी बात करें तो सर इतने बड़े बड़े तो है नहीं, ठीक है। इस तरह के देखो, ये 2 तो ऐसे नहीं है ना, ये जैसे ये 2 ट्राइंगल कहाँ आपके पास में नहीं है। तो आपका 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका, ये भी अगर देखना चाहो तो सर ऐसा नहीं है आपके पास में, ऐसा कहीं भी आपके पास में इस तरह का फिगर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 को देखिए। 1 2 3 4 एंड 5। देखो सर क्या लगता है, ये 5 है, ठीक है, और लेकिन सर ये वाले आपके पास में डायग्राम कहीं नहीं है ना, ये आपके पास में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ये 5 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 4 है, ये आपका 1 और ये आपका 3, ये हो सकता है। इसमें देखो तो सर इस तरह की आपकी इतना बड़ा आपका रेक्टेंगल आपके पास में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हटा दो। ये सर एक ऐसी मतलब ऐसा डायग्राम फाइंड आउट करो कि जो आपका इनमें नहीं है, पहले उसको फाइंड आउट करो और एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करने से आपका एक ऑप्शन अपने आप राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36 को देखिए। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये आपका 1 कह सकते हो, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, लेकिन 3 मेरे को लग नहीं रहा कि ये इतना सा है, नहीं चेंजेस। लेकिन फिर अगर इसको मान भी लो तो ये वाले डायग्राम, ये वाला आपका कट कहाँ से लेके आओगे, ये कट आउट नहीं है, इसको कट कर दो। सर ये आप कह सकते हो कि इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर जैसे इसको 3 कह रहे हो, लेकिन सर इस तरह से फिर ये 2 छोटे छोटे ही है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा। लेकिन ये सर बीच में लाइन कैसे आ गई, बीच में लाइन कैसे आ गई, लाइन तो आ नहीं सकती ना, क्योंकि फिर लाइन आने से तो 2 कट आउट हो गया ना। नहीं, हाँ ये ठीक है, ये 3 भी है, ये 2 है, और ये आपका 4 एंड 3 हो गया, ये आपका ना ये 5 हो गया, और ये आपका यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। इसमें सर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरह का आपका कहीं भी कटआउट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 34 ऑप्शन नंबर बी, एंड 33 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 36 का बताइए फटाफट से अपना कमेंट बॉक्स में। कुछ बच्चे बिल्कुल सही चल रहे हैं, सारे आंसर उनके सही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ देखें तो सर सबसे पहले ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, ये 1 नंबर कह सकते हो, लेकिन सर ये वाली आपका कटआउट कहाँ है, ये कटआउट तो आपके पास में है ही नहीं, ऐसा कटआउट नहीं है ना, नहीं, ठीक है। इस कटआउट की बात कीजिए कि सर क्या ये कटआउट आपको मिलेगा कहीं भी, ये भी नहीं मिलेगा। तो क्या सर ऐसा देखो कि क्या ये कटआउट तो ये 1 तो ये रहा, क्या सर ऐसा कोई कटआउट आपको मिलेगा कहीं, ऐसा कटआउट, ये कटआउट तो मिलेगा सर 2 नंबर में, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, ठीक है। इसमें सर ऐसे कटआउट्स तो पहले से ही नहीं है, ऐसे कटआउट्स तो पहले से ही नहीं है, तो डी बी कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 10, ये आपका हिडन और एम्बेडेड फिगर है, जिसे आप छिपी हुई या निहित आकृति जिसे आप कह सकते हो। फटाफट से देखते हैं कि सर अपना भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ये वाले डायग्राम आपको कहाँ छुपी हुई मिलेगी। अगर मैं इसकी यहाँ से बात करता हूँ कि जैसे ये यहाँ होगा तो यहाँ जैसे यहाँ नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं है।
इसमें भी आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन सर यहाँ मिल सकता है। इसमें देखो ऐसे करके ऐसे, और ये फिर इस कर से यहाँ आके और यहाँ नहीं, इतना आगे नहीं जाना, थोड़ा पीछे जाना ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे और ये रहा। तो सर ऑप्शन नंबर सी 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इससे भी कोई परफेक्ट बन रहा है क्या? देखो क्या इससे भी कोई ज़्यादा परफेक्ट बन रहा है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या इससे भी कोई परफेक्ट हो रहा है। हाँ सर ये हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ इससे ज़्यादा परफेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ ला रहे हो तो यहाँ पर इस तरह ऐसे राउंड है ना, ऐसा राउंड जैसा है, लेकिन यहाँ पर आपका एकदम स्ट्रेट है। देखो यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ राउंड है, लेकिन आपका इसमें एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाएगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी। इसलिए तो ना चारों ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं, केवल ऐसे नहीं कि एक ऑप्शन देखा और उसको टिक कर दिया। चारों ऑप्शंस को देखना है। पहले मैंने ए को देखा, बी में भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सी में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सी और डी में क्या ज़्यादा अच्छा कौन है? डी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से राउंड है, लेकिन यहाँ पर आपका एकदम स्ट्रेट मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये दोनों आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आकर इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दिया है कि वो इधर राउंड नहीं है, जबकि यहाँ पर इसमें स्ट्रेट है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में राउंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38 को देखिए। ये आपका कहाँ मिल रहा होगा डायग्राम? शायद मुझे लगता है इसमें आपको मिल जाएगा ना। ये देखिए यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ आ रहा है और यहाँ आके इधर आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल एकदम से दूर से दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 को देखिए कि सर इसमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये आपको वैसे एग्जैक्टली कहाँ दिखाई दे रहा होगा? आपको क्या लगता है कि ये एग्जैक्टली 39 का कहाँ दिखाई दे रहा होगा? सर इसमें भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। एक हाँ सर ऐसा कह सकते हो कि सर यहाँ आपको मिल रहा है ए, इस तरह से ये सब बन गया और ये यहाँ बन गया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 का बताइए। सर ये इस तरह से तो बन तो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या इसके एकदम इतना बड़ा कहीं दिखाई देगा क्या? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 40 का रहेगा सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और इस तरह हमने धीरे धीरे समझते हुए मेंटल एबिलिटी कंप्लीट कर ली है। आप अपना फटाफट से स्कोर बता दीजिए कि मेंटल एबिलिटी में आपका कितना स्कोर रहा है, 40 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। फिर चलते हैं हमारे अरिथमेटिक टेस्ट या अंकगणित परीक्षण की ओर, जहां पर हम 20 में से क्वेश्चंस 20 राइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के 40 आउट ऑफ 40 है, कुछ के 38, कुछ के 37, ओके 39, बहुत बढ़िया है ना। इसी तरह से आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने की पूरी कोशिश करनी है ना मेंटल एबिलिटी में। चलिए अरिथमेटिक टेस्ट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे अरिथमेटिक टेस्ट स्टार्ट होती है वो क्लास को लीव कर देंगे। याद रखिए अरिथमेटिक टेस्ट अगर आप लीव कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, क्योंकि अंकगणित परीक्षण या अरिथमेटिक या मैथ्स जिसे कहते हो वो भी आपको नंबर दिलाने में सहायक होती है और उसी से ही सिलेक्शन होता है। इसमें भी 20 में से 18+ क्वेश्चन सही करने होते हैं, इसलिए क्लास को लेफ्ट करके मत जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रश्न संख्या 41। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आरंभ करते हैं ट्वाइस। देखो ये ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ दोज नंबर्स। ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is equal to the sum of those number. If one number is 15, then find the other number. दो संख्याओं के मध्य अंतर का दो गुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। यदि एक संख्या आपकी 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, एक नंबर को अक्स अज्यूम कर लेते हैं और एक नंबर को वाई मान लेते हैं। तो आपके पास में दो नंबर हो गए, एक अक्स और एक वाई। आपके पास में ये जो एक नंबर है वाई, जैसे अक्स को मान लीजिए कि अक्स तो आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है सर 15 है। अक्स तो पहले से क्वेश्चन में कितना दिया हुआ सर 15 दिया हुआ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस, दो संख्याओं के मध्य अंतर का दो गुना। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इनका अंतर कर लो। तो एक काम करो, इसमें से एक नंबर बढ़ाओ। अब देखो ऑप्शंस में, देखो ऑप्शंस क्या हो रहे हैं सर, हमारे दोनों छोटे हो रहे हैं। देखो ये एक बड़ा भी हो रहा है, ठीक है, वो देख लेंगे लास्ट में कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा आपका आता है। ठीक है सर, एक काम करो, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस, तो ऐसा करते हैं 15 माइनस वाई कर लेते हैं, 15 माइनस वाई कर लेते हैं। ओके, ये कह रहा है इनका डबल, इनका दुगुना या इनका ट्वाइस। ठीक है, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ दोज नंबर्स, वो उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। ऐसे देखो एक एक पॉइंट को समझना है, इनका योगफल तो 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई, ये सर इनके इक्वल रहेगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो माइनस हो जाएगा, उसका डबल दुगुना,
ट्वाइस इज इक्वल टू, वो बराबर है सम ऑफ दैट नंबर्स, उन दोनों संख्याओं के योगफल के। तो मैंने उस इक्वेशन को लिख लिया। अब या तो यहाँ पे ऑप्शंस को पुट अप कर करके देख लो, ज्यादा आसान रहेगा। कि जैसे मान लीजिए मैं 15 पहले 15 रखता हूँ इधर, है ना, पहले ऑप्शन नंबर ए को रखता हूँ, तो 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर आंसर 0 रहेगा और उधर 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30। तो क्या लगता है आपको, इक्वल है दोनों? इधर 0 इधर 30 इक्वल नहीं है ना, तो 15 आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड रखते हैं सर 10, तो 15 माइनस 10 तो कितना आएगा सर आपके पास में 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 10। तो इधर तो 10 आ गया। यहाँ पर रखते हैं 15 प्लस 10, तो 15 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा 25। तो क्या ये दोनों इक्वल है 10 और 25? नहीं सर, ये भी इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ए और बी आपके दोनों आंसर रॉन्ग हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सर यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं 15 माइनस 5 करता हूँ, और तो कितना आएगा मेरे पास 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। इधर करोगे तो 15 प्लस 5 तो कितना आएगा आपके पास में 20, और 20 और 20 दोनों क्या हो गए सर, इक्वल हो गए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर रहेगा। तो जब भी आपके पास में इक्वेशन बन जाए एग्जाम में, तो वहां क्या करना है कि ऑप्शंस का यूज करना, क्योंकि फाइंड द अदर नंबर, तो आपका ऑप्शंस भी क्या है, वो दूसरी संख्या है, अदर नंबर ही तो है ऑप्शंस। जब ऑप्शन से आपके दूसरे नंबर है तो क्यों ना हम सीधा ऑप्शंस का यूज कर ले, और ऑप्शंस का हमारे इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर करके हम देख सकते हैं। ऑप्शंस को वैल्यू में हमारी जो इक्वेशन बनी, जैसे आपकी इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई, जैसा आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको यूज करके एक इक्वेशन में क्रिएट कर लिया, और अब इस इक्वेशन में हम हमारे नंबर्स को पुटअप, ऑप्शंस को पुटअप करके या ऑप्शंस को रख के यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा। नहीं फिर वही बात है, इक्वेशन को सोल्व कर लो। जैसे अगर इक्वेशन को सोल्व करते तो इसको जैसे 2 पहले मल्टीप्लाई होता दोनों से, तो 15 2 30, माइनस का कितना आता 2y, और इधर कितना रहता 15 प्लस y। अब ये तो इधर चला जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये तो कितना हो जाता 13 माइनस 15, और ये कितना हो जाता y प्लस कितना हो जाता 2y। तो ये आपका 15 रहता और ये आपका 3y रहता। 3 को इधर डिवाइड करते तो 15/3 कितना आ जाता 5, और 5 किसकी वैल्यू आ जाती y की। तो या तो ऐसे कर लीजिए, इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, या फिर आप जैसा आपको ऑप्शंस का यूज करके आप सीधा इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके भी अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस मेथड से आप कर सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42। सीता स्टार्ट्स एडिंग ऑल ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 72, व्हाट रिजल्ट्स डज ही गेट? सीता बेहतर से कम सभी प्रविषम प्राकृत संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है? देखो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इसका मीन्स कि 1 से स्टार्ट है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि नेचुरल नंबर से तो आपका 1 से स्टार्ट है, और कहां से कहां तक जाना, लेस देन 72, बेहतर से कम, दैट मीन्स 71 तक। कहां तक? 71 तक। और इसमें भी आपको केवल ओड नंबर्स आपको बतानी है, विषम संख्याएं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ओड नंबर्स करूंगा तो पहला 1 आएगा ना, और 1 के बाद में आपको 1 1 3 5 इस तरह से चलते चलते लास्ट नंबर कौन सा रहेगा? 71 खुद ही रहेगा, क्योंकि 71 आपका क्या है, एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। अब देखो हमेशा ओड नंबर हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, तो एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? जैसे अगर मैं यहाँ से लिखूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओड नंबर का सम अगर किसी को पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, या विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी, यानी कि इस बॉक्स में टोटल कितने नंबर्स हैं? सर यहाँ पर 71 तक है, 71 तक है, तो क्या 71 का हाफ होता है? अगर मैं 71 में 2 का डिवाइड होता, नहीं होता। तो अब यहां से क्या होगा कि या तो 71 से आगे जाओ, तो या तो 72 का डिवाइड करो, या फिर 70 का डिवाइड करो 2 में। इन दोनों की पॉसिबिलिटी, या तो 70 में करो या 72 में करो। लेकिन अगर मैं 70 को काम में ले लेता हूं, तो मैं तो 72 1 को छोड़ दिया। अगर मान लीजिए मैं 70 में डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि देखो 71 में तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट जो नंबर आ रही है इस पूरे ग्रुप में वो कौन आ रहा है, 71। हमें क्या करना होता है कि आपको पता है कि ओड और इवन टोटल नंबर्स का हाफ होती है, ठीक है, आधे होंगे, क्योंकि सारे नंबर काम में थोड़े हैं, जैसे 2 4 6 8 ये सब आपने छोड़ दिए, तो 71 तक आपने आधे नंबर को छोड़ दिया, हाफ नंबर्स को आपने काम में लिया है। तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो या तो पीछे जाओ या आगे जाओ, क्योंकि 70 में भी डिवाइड हो रहा है और 72 में हो रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर मैं 70 में डिवाइड कर देता हूं, तो क्या 71 काम में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो हम 70 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें किस में डिवाइड करना होगा, 72 में। और जैसे 72 में डिवाइड करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा सर, 36। तो सर टोटल n की वैल्यू कितनी रहेगी, 36 रहेगी। अब हमें क्या करना है सर, सम या योग फाइंड आउट करना है। तो n स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ओड नंबर का सम, विषम संख्याओं का योग, तो आपका 36 का स्क्वायर रहेगा। और 36 का स्क्वायर या तो आपको पता होगा, नहीं फिर 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1296, 1296 या 1296, 1296 आपका राइट आंसर है।
रहेगा। नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे जहां पर आपने इवन नंबर और ओड नंबर का सम फाइंड आउट किया होगा। जैसे इवन नंबर का n+1 होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन और ओड, उन सारों के सम्स फाइंड आउट करते हो, जहां आप इस बात का पूरा देखते हो कि यहाँ पर ओड और इवन इसमें टोटल कितने होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 43 प्रश्न संख्या 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किसमें सर अवरोही क्रम में सजाया गया है। अवरोही क्रम कौन होता है, बड़ा ना मना, डी आपका ग्रेटर है तो ये ग्रेटर टू स्मॉलर या बड़े से छोटे की ओर। अब देखो सर हमारे पास में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5.0005, एक लिखा हुआ है 5.005, सबको ऐसे लिख लीजिए ना डेसिमल वालों को, 5.5 और एक लिख दीजिए सर 5 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा। देखो सर सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका ये इंटीजर लिखा हुआ है, पूर्णांक लिखा हुआ है, उसमें देखिए कोई बड़ा छोटा है क्या, नहीं सर सारे इक्वल है, ठीक है। अब इस पहले डिजिट पे जाइए, यानी इस पे जाइए, जिससे इसे क्या कहते हो आप 10th प्लेस है, 10वां स्थान, 0050, तो सबसे ग्रेटर कौन हो गया सर 5.5। तो आपको क्या लगता है सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आना चाहिए सर 5.5, तो पहले ये पता कर लीजिए। इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा, 5.5 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, और 5.5 इसमें भी 5 है। सर इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये भी आपका छोटा रहेगा, तो पहला कौन सा रहेगा 5.5। नेक्स्ट आपका कौन सा रहना चाहिए, नेक्स्ट आपका कौन सा रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अभी भी 0 चल रहा है, जबकि यहाँ पर तो 0 खत्म हो चुके हैं, तो अब आपका कौन सा रहेगा सर 5.00। देखो आपको ना इनको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा सा उससे आसान हो जाएगी। कैसे, लाइक डेसिमल या समान दशमलव कौन सा होता है, यानी कि जहाँ 0 नहीं है उस जगह सबको इक्वल पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, इक्वल पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, जिससे आप थोड़ा और जल्दी पता कर पाओगे। तो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। अब देखो सर इसके बाद में आपको अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर सेकंड डिजिट पे तो सबके पास में 0 है, तो इनसे नहीं पता चलेगा। थर्ड पे चलते हैं, यहाँ देखो 0500, तो फिर कौन आ जाएगा सर आपके पास में 5.0050 आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे ये 5 है, इसके पास में 0, ये दोनों तो हो चुके, इसमें 0 है, तो अब कौन रहेगा सर थर्ड नंबर इसका, और फोर्थ पे कौन आएगा सर ये वाला आपका, ये 5.005। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले 5.5, 5.05, 5.005, 5.0005 एंड उसके बाद में कौन आएगा सर 5 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल नंबर्स को अगर इस तरह से करोगे तो ना तो कभी आपका रॉन्ग होगा और आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द प्राइस ऑफ 1 पोमेग्रेनेट इज ₹10 1 का, देन द प्राइस ऑफ द 3 डजन पोमेग्रेनेट इज 3 डजन का। एक अनार की कीमत 10 रुपए है, तो 3 दर्जन अनार की कीमत क्या होगी। देखो आपको कहा है कि 1 पोमेग्रेनेट है मेरे पास, ये मैं पोमेग्रेनेट बनाया, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है सर ₹10 या 10 रुपए है। मेरे को अगर आपसे ये मैं कहूँ कि 3 डजन मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 1 डजन या एक दर्जन में कितना होता है 12 होते हैं, तो 3 × 12 दैट इज कितना हो जाएगा 36 मेरे पास पोमेग्रेनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि 36 अगर आप पोमेग्रेनेट से अगर फाइंड आउट करते हो तो दैट मीन्स 36 × 10, तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर ₹360, तो 360 रुपए सर आपका राइट आंसर रहेगा 360। का आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 360। क्वेश्चन नंबर 45 फिर से आपका वैसा ही क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही घटते क्रम, या जिसे आप अवरोही क्रम कहते हो, घटते क्रम, या जिसे आप क्या कह सकते हो सर अवरोही क्रम में आपको बदलना है। आपके पास में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कितना लिखा हुआ है 22.020, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 22.002, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 22.202 एंड नेक्स्ट आपका है 22.220, ठीक है। अब देखो सर ये तो सारे इक्वल है 22, इसमें तो कोई आप नहीं पता कर सकते। सर पहले इस पे चलते हैं 0022, देखो अब ये दोनों आपके इक्वल हो गए, ये दोनों तो छोटे हो गए ना। सबसे पहले डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन आएगा, ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी पता करो। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, 2 के पास में, यहाँ पर सर 0 और इसके पास में कितना है 2, तो सर सबसे ग्रेटर नंबर तो ये रहा फर्स्ट, और सेकंड कौन सा रहेगा सर ये। अब थर्ड की बात करते हैं 2 और 0, तो सर अगर यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो तो इसके पास में 2 है, तो थर्ड आपका ये रहेगा और फोर्थ आपका कौन सा आ जाएगा, ये राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले पता कर लो 22.220, 22.220 ये नहीं है, ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन आएगा 202, तो 202020 ये रहा सर 202, ये रहा 202 ना, ये रहा, क्योंकि आपका ए और डी तो आपके कट चुके हैं। अब आपके पास में बी और सी है ना,
तो उसके पास में कौन आएगा 22.202 आपका आना चाहिए। 22.220 सबसे पहले 220, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके पास में ए, सॉरी मैंने ए को रॉन्ग कर दिया ना, ए नहीं था वो, बी और डी आपके रॉन्ग होंगे, बी और डी, इसलिए 22.220, 22.220। नेक्स्ट कौन आएगा 202, ये 020 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर कौन था 020 थर्ड पे, ये थर्ड है, और फोर्थ कौन था 002, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। इस तरह से कीजिएगा। आपका ये 2 क्वेश्चन कंटिन्यू हो चुके तो आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हाट विल बी द रिटन इन प्लेस ऑफ स्टार, स्टार के स्थान पर कौन सा लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 7/17 है और मैं स्टार की जगह क्वेश्चन मार्क मान सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं क्या करूँ, अपने फैमिली के पास में भेज दूँ, तो ये उधर जाके क्या किसका बन जाएगा, माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7/17। तो आपका ये कितना रहेगा सर 17, तो इसका एलसीएम आ गया, और 15 माइनस कितना होगा 7, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 8/17, 8/17 आपका राइट आंसर रहेगा, 8/17 आपका सही उत्तर रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 8/17 या 8/17। क्वेश्चन नंबर 47, मौसम गोट ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन परचेजिंग गुड्स वर्थ ₹2,500, देन हाउ मच मनी विल ही एक्चुअली हैव टू पे। मौसम को 2500 रुपए के माल को खरीदने पर 5% की छूट मिलती है तो उसे वास्तव में कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखो सर, सिंपल सी बात है कि अगर वह 2500 रुपए की चीज खरीदती है, 2500 रुपए का कोई सामान खरीदती है ₹2,500 का, तो उसे इस पे 5% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि 5% की छूट मिल जाती है, तो उसमें से 5% माइनस हो जाएगा। तो पता कर लो कि 2500 का 5% कितना होता है, 5% कितना होता है, तो 00 से 00, 25 5 कितना होता है 125, तो उसको 125 रुपये या 125 रुपीज़ की छूट मिल जाएगी। और इस तरह आपका आंसर कितना आ जाएगा 2500 माइनस 125, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर आपके पास में, इसको करोगे तो 4, ये 10, ये 9 और ये 10, तो ये 5, ये 7, ये 3 और ये 2, तो सर उसको 2375 3075 रुपये सर उसको अभी पे करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48 देखिए, ए इज ए नंबर एडिंग 5 इन दिस नंबर एंड मल्टीप्लाइंग बाय 20, यानी कि इसमें 5 तो ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 20 से, डिवाइडिंग दिस प्रोडक्ट बाय 15 एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टिंग नंबर। इफ द ऑब्टेन्ड नंबर इज 35 देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ए एक संख्या है, ए में 5 जोड़कर एक प्राप्त संख्या को 20 से आप गुणा कर दीजिए, इस गुणनफल में 15 से भाग करने पर प्राप्त संख्या में से 5 घटा दीजिए, तो प्राप्त संख्या आपकी 35 है, तो मूल संख्या क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए आपके पास में कोई नंबर है, इसमें 5 प्लस कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, कर दिया सर। इसको मल्टीप्लाइंग बाय 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। उसके बाद में कह रहा है कि इस पूरे को प्रोडक्ट जो आया आपके पास में इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से। ओके, अब जो आपके पास में जो 15 के बाद में जो आंसर आएगा उसको आप 5 से इसमें से माइनस कर दीजिए, और जो आपके पास में नंबर में निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है 35, वो कितना निकल कर आएगा 35, तो वो नंबर आप बता दीजिए कितना होगा। अब देखो सर, अगर आप ये लिख रहे हो कि जैसे इधर आपका कितना आ गया 35, जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको लिख देता हूँ, थोड़ा और बेटर आपके समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, और ये जो 35 है वो इसके इक्वल लिख देता हूँ। अब आपको क्या होगा कि मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंपॉर्टेंट क्या, मुझे ए की वैल्यू, तो ए के साथ में जो भी है सब कुछ सारे नंबर्स उनको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। जैसे ये सबसे पहले इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो इधर जाकर कितना बन जाएगा 35 + 5 तो कितना बन जाएगा 40। अब पीछे आपके रिमेनिंग कितना रहा सर ये वाला। अब ये 15 जो आपका डिवाइड में है, जैसे ये पीछे 15 डिवाइड में, तो ये उधर ट्रांसफर होगा तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपके पास में क्या रह जाएगा a + 5 एंड मल्टीप्लाई कितना रह जाएगा 20, और वो उधर जाके किस में चला जाएगा सर 15 में। अब जो ये 20 डिवाइड में ये कहाँ मल्टीप्लाई, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास में कितना आ जाएगा a + 5 = 40 × 50/20। आपको पता है 20 40 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम तो कितना आ गया 30। अब ये 5 है, ये भी कहाँ चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 30 - का 5 = कितना आ जाएगा सर 25। तो a की वैल्यू कितनी है सर आपकी 25, या a की वैल्यू कितनी रहेगी सर 25 या 25 आपकी वो नंबर a की वैल्यू रहेगी। आसान क्वेश्चन था कि सबसे पहले जैसे मुझे a क्वेश्चन में लिखा था कि a में 5 प्लस करो, ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई करो, 15 से डिवाइड करो, -5 करो, 35 आएगा। फिर मुझे a की वैल्यू की, सबसे पहले 5 उधर गया तो +40, फिर ये 15 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 20 मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड में हो गया, 5 प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, और आपका राइट आंसर कितना आ गया 25 या 25 आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49 देखिए, 2 लाइन्स विच
नीदर मीट और नोर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड। दो रेखाएं जो कभी ना तो मिलती है और ना ही कभी काटती है क्या कहलाती है? यानी कि कभी नहीं मिलेगी और ना ही कभी काटेगी, यानी कि वो पैरेलल रहेगी एक दूसरे के। अरे यानी कि बीच में डिस्टेंस इक्वल है, ना तो कभी काटेगी ना ही कभी मिलेगी, तो क्या कहलाएगी? कोलिनियर। सरेखी कौन सी है? कोलिनियर कौन सी होती है? वो तो एक के ऊपर एक होती है कोलिनियर। तो अरे कोलिनियर क्या होती है? एक लाइन है उसके ऊपर फिर एक लाइन और हो गई, उसे कोलिनियर है, सरेखी कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल कौन सी होती है? जो एक दूसरे जैसे दो समांतर पैरेलल लाइन है और उनको एक लाइन काट रही हो, ये तो होती है ट्रांसवर्सल। जैसे टू पैरेलल लाइंस है, उनको एक रेखा काट रही हो, दो समांतर को तिर्यक रेखा। पैरेलल लाइंस, हाँ पैरेलल लाइंस हो सकती है समांतर रेखा। लंबवत रेखा परपेंडिकुलर कौन सी होती है? इस तरह से। तो ये तो एक दूसरे को काट ही रही है ना, तो ये तो एक दूसरे को क्या हो रही है? कट कर रही है, और ये तो वैसे ही कट कर रही है सरेखी। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी समांतर रेखा या तिर्यक रेखा, जो कभी ना तो कभी मिलती है और ना ही वो कभी एक दूसरे को काटेगी, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? पैरेलल लाइन से समांतर रेखा हो जाएगी। 15 नंबर, ए पर्सन एक्सचेंजेज हिज स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 84 मीटर। स्क्वायर प्लॉट था, 84 मीटर उसकी साइड थी। फॉर ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट से उसको एक्सचेंज करता है। हुज लेंथ इज 144 मीटर, लेंथ आपको 144 गिवन है। इफ द एरिया इज द सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर प्लॉट, यानी कि एरिया दोनों का इक्वल है, स्क्वायर प्लॉट के इक्वल है, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक व्यक्ति अपने 84 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड के बदले एक आयताकार भूखंड लेना चाहता है जिसकी लंबाई 144 मीटर है और क्षेत्रफल वर्गाकार भूखंड के समान है, तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा? ये कह रहा है कि जैसे ही आपके पास में स्क्वायर प्लॉट है, इस स्क्वायर प्लॉट को आप किसमें आप रिप्लेस कर रहे हो? इस रेक्टेंगल वाले में, लेकिन एरिया दोनों का इक्वल है। एरिया क्या है सर? दोनों का इक्वल, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का इक्वल है। तो आपको ये पता है कि इसका एरिया तो क्या होता है? साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। जबकि आपको इसका एरिया गिवन है, सॉरी इसका एरिया नहीं, इसकी साइड गिवन है 84 गिवन है और इसकी लेंथ गिवन है 144। तो ये तो कितना हो जाएगा? 84 मल्टीप्लाई 84 हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 144 मल्टीप्लाई ब्रीथ हमें नहीं पता। एक काम करो, 144 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 84 मल्टीप्लाई 84 अपॉन में कितना आ जाएगा? 144, और इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? बी। क्योंकि सब कुछ मीटर में था ना पहले से ही, तो हमें चेंज किसी को करना नहीं है, मीटर मीटर है, सेंटीमीटर होता तो चेंज कर लेते। अब आपको पता दोनों में 12 का डिवाइड हो रहा है, 12 6 जा 84, 12 12 जा 124, फिर से सर 12 6 जा 84 और 6 6 जा कितना आ जाएगा? 36। तो बी आपका ब्रीथ कितनी आ गई सर? 36 मीटर। अब अगर ब्रीथ आ चुकी है, लेंथ आपके पास में आ चुकी है, तो पेरीमीटर भी बता दो। परिमाप क्या होगा? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ तो आपके पास में कितनी है? 144, ब्रीथ कितनी है सर? 36। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 180, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 और 10 3 4 7 8, और ये आपका क्या आ जाएगा? 1। तो आपका कितना आ जाएगा? इसका तो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो 2 से फिर मल्टीप्लाई भी होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होने पर आपका राइट आंसर कितना रहेगा? 149 प्लस ये शायद 2 7 जा, सॉरी 6 जा नहीं होता, 2 7 जा 84 होता है, 6 जा तो आपका 72 होता है। हाँ वो तभी मैं देखा कि आंसर नहीं आ रहा आपका। ठीक है, ये कितना होता है सर आपके पास में? 2 7 जा, और ये भी 2 7 जा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? बी 49 आ जाएगा। गुड, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत बढ़िया। ये 49 रहेगा, तो यहाँ आपका कितना रहेगा सर? ये 49 रहेगा, और इस तरह से आपका कितना आ जाएगा? 49, और जब 49 प्लस करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 180, और 9 और 4 आपके पास में कितना होता है? 13, तो 193, इसलिए आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 386, 386 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा पेरीमीटर का। पेरीमीटर का आंसर कितना रहेगा? 386, 386। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं था, सिंपल सा था कि जैसे एक स्क्वायर था, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, और स्क्वायर का एरिया हमने पुटअप कर दिया, साइड गिवन थी, लेंथ आपको दी हुई थी, ब्रीथ हमने फाइंड आउट कर ली, और ब्रीथ और लेंथ का यूज करके पेरीमीटर या परिमाप हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000? प्राइम फैक्टर्स, ये सारे प्राइम नहीं है, इसमें ये प्राइम नहीं है, इसमें ये प्राइम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो आपको एक छोटा सा काम किया करो, एलसीएम कर लिया करो। जैसे अगर इसका एलसीएम करूंगा तो 500, फिर से इसका एलसीएम करेंगे तो 250, फिर से एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125, और इसके बाद में 3 का डिवाइड कर लो, 3 का तो होता ही नहीं है इसके अंदर, 5 का डिवाइड होगा, 5 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 25, फिर से 5 का डिवाइड करोगे तो 5, एंड देन 5 का करोगे तो 1। अब देख लो एलसीएम में जो भी नंबर्स निकलते हैं ना, वो हमेशा प्राइम नंबर से आती है आपकी, तो ये होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और वैसे यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि इसमें कंपोजिट है, कंपोजिट है, कंपोजिट है, तो ये तीनों तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी आपके मान लीजिए 2 ऑप्शन आ जाए तो उसका एलसीएम कर लेना, एलसीएम करने से आप भी जल्दी भी फाइंड आउट कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न संख्या 52, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर हाई, इट्स वॉल्यूम विल बी इन क्यूबिक मीटर्स। एक आयताकार डिब्बा 50 सेमी लंबा, 40 सेमी चौड़ा, 30 सेमी ऊंचा है, तो उसका घन मीटर में आयतन क्या होगा। देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, देखो सब कुछ सेंटीमीटर है ना, पहले तो यूनिट चेक कर लिया करो कि जो इकाई है वो इकाई समान है या नहीं है। सर इकाई समान है, 50 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30, तो कितना आ जाएगा 5 4 20। लेकिन देखो लास्ट में आंसर किस में है, क्यूबिक मीटर में। आंसर किस में है, क्यूबिक मीटर में, घन मीटर में है। सॉरी लास्ट में आंसर किस में है, मीटर में। चलो पहले ये हमारे सेंटीमीटर में आएगा, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर और ये फिर आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। 5 4 20 और 23 कितना होता है 60 और 0 0 0 रहेगा। ये अभी किस में सर, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब जब मीटर क्यूब में जाएगा तो आपको पता ना सेंटीमीटर मीटर में जाता तो डिवाइड करता है 100 का, और यहाँ पर आपके पास में क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअल में क्या होता है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। जब ये सारे मीटर में जाएंगे तो डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 100। अब देखो कुछ जीरो तो जो हट रहे हो तो उनको हटा दीजिए, जैसे ये तो हट गए, अब आपके पास में 2 जीरो और रह गए। अब क्या होगा, इसका पॉइंट लगेगा, जैसे अब कितना हो गया 6/100, तो पॉइंट कहाँ लगेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट कहाँ लगेगा तो आप क्या कहोगे कि सर पॉइंट लास्ट में होता तो 2 डिजिट छोड़कर इधर आ जाएगा, 1 डिजिट तो खुद 1 डिजिट जीरो ले लेगा, तो कितना आ जाएगा 0.06 मीटर क्यूब, 0.06 मीटर क्यूब या 0.06 आपका घन मीटर, ये राइट आंसर रहेगा 0.06 क्यूबिक मीटर। ये सब सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर मीटर आ जाएगा। सॉरी ये सही दिया हुआ ना, नहीं सही दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर में 2 मीटर में, तो कुछ बच्चे क्यूबिक सेंटीमीटर कर सकते हैं, जबकि आपका किस में आएगा सर, क्यूबिक मीटर में। तो 0.06 क्यूबिक मीटर या घन मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर दिया और ये मीटर दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे बी तक देखेंगे वो सेंटीमीटर वाले को क्लिक कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये क्यूबिक मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि राइट आंसर किस में पूछा है, क्यूबिक मीटर में पूछा है, घन मीटर में पूछा गया है। तो पहले क्या करना होगा, सेंटीमीटर में आएगा आंसर, क्योंकि आपके जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब अगर मीटर में जाएगा तो 3 तो 3 0 0 100 100 100, और जब 2 0 से ये कट गए और एक का 0.06 क्यूबिक मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। इसलिए किसको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह का जब भी ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो तो उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, सेंटीमीटर मीटर का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सेमी और मीटर, तो 0.06 घन सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न संख्या 53, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। देखो सर ये आपका ट्राइंगल है, अगर इन सभी का सम अगर मैं आपसे फाइंड आउट करूं तो कितना होता है, 180 180 डिग्री होता है। ये तो एक स्ट्रेट क्वेश्चन है कि 180 या 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 54, ए ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम मद्रास एट 7:10 ऑन मंडे, सी रीचेज दिल्ली ऑन ट्यूजडे एट 16:05, हाउ मच टाइम ऑन ट्यूजडे, देखो ये मंडे को स्टार्ट हुई थी और ट्यूजडे को पहुंचती है। हाउ मच टाइम डज ट्रेन टेक्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम मद्रास, एक रेलगाड़ी मद्रास से सोमवार को 07 बजे प्रस्थान करती है, वह दिल्ली मंगलवार को 16:05 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी को मद्रास से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगा। आपको पता रेलवे टाइम काम में लिया है यहाँ पर, जैसे ये मद्रास से चलती है और दिल्ली पहुंचती है। अब मुझे बताओ मद्रास को चलती है मंडे को, और मंडे को 7:10 AM, 7:10 का मतलब सुबह 7:10 पे, और यहाँ पहुंचती है सर ट्यूजडे को, और ट्यूजडे को पहुंचती है 16:05। 16:05 वैसे एक्चुअल में कितना होता है 4:05, यानी कि 4:05, वो भी PM दोपहर के बाद का समय, क्योंकि 12 के बाद में फिर 13 14 चलता है ना। ये सर 16 है तो 4 बज के, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये मंडे से ट्यूजडे तक आई तो ट्यूजडे को भी तो वापस आया होगा, ट्यूजडे को भी सुबह की 7:10 बजे, क्योंकि ट्यूजडे को तो शाम तक पहुंची है तो सुबह तो आ गया ना, तो 24 आवर्स तो यहीं कंप्लीट हो गए, 24 घंटे। तो अब इसके आगे का देख लो कितना और आपका ये टाइम रहा हुआ है, तो 7:10 से 8:10 8:10, 8:10 से 9:10, 9:10 से 10:10, ठीक है, 10 से 11:10, 11:10 से 12:10, 12:10 से 13:10, 13:10 से 14:10, 14:10 से 15:10, और 15:10 से 16:10 हो जाएगा। लेकिन हमें 05 तक ही जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से वापस से -5 कर देंगे यहाँ तक आगे, है ना, वापस से -5 करेंगे। ये यहाँ ध्यान रखना ना, क्योंकि हमें 16:10 तक ही जाना था। कहाँ तक जाना था, 16:05 तक जाना था।
तो यहाँ से अगर 16,505 करोगे तो यहाँ से क्या करोगे, वापस से 5 मिनट माइनस कर दोगे लास्ट में, ठीक है। अब देखो सर 1 आवर 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पूरा नहीं रहेगा, इसके बीच में 9 रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 16:05 तक ही आपको जाना है। तो टोटल कितना होता है, 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 55 मिनट या 55 मिनट आ जाएंगे। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, क्योंकि अगर 05 तक चलोगे तो ये कितना आ जाएगा, 55 मिनट 55, क्योंकि पूरा तो कब होता है 16:10 पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 मिनट। अब प्लस कर लो, तो 24 आवर्स में कितना प्लस करना है, 8 और प्लस करना है। 24 में अगर 8 प्लस करते हो तो टोटल कितने हो जाएंगे सर आपके पास में, 32 आवर्स तो ये हो जाएंगे और 55 मिनट आपके पास में एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो 32 घंटे और 55 मिनट, 32 आवर्स और 55 मिनट्स, 32 घंटा और 55 मिनट आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा ना, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये 24 आवर्स या 24 घंटे तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर लास्ट में थोड़ा और ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं सीधा 33 कर देते हैं ना, 33 15 मिनट्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 15:10 से 16:10 तक पूरे 60 मिनट होंगे, लेकिन 16:05 तक ही है, तो 5 मिनट हमें लेस करना, तो 55 मिनट या 55 मिनट यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 प्रश्न संख्या 55 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में, देखो आरोही क्रम कौन सा होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की ओर, और ऐसे नंबर्स आप सबको पता है कि देखो यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि 13 का डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर आपका 13 ही है, आप ऐसा कह सकते हो कि सर 13 का 19 कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसी बाद में उसी 13 में हम 21 का डिवाइड कर रहे हैं, फिर किसका डिवाइड कर रहे हैं, 21 का डिवाइड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम किसका डिवाइड कर रहे हैं, 23 का, लेकिन आपका जो ये 13 ही है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कौन सा, एक आपके पास में 25 है, और ये भी आपका ये रहेगा 13। अब आप देखना एक अच्छी बात देखना कि हमें ये पता चल जाएगा कि डिवाइड 13 का ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम नंबर बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, तो नंबर्स बढ़ाने पर वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है, इतना आपको ध्यान रखना है केवल। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 0, तो अगर मैं 19 का डिवाइड करता हूं तो आपको क्या लगता है 19 का डिवाइड जो लगभग कितने टाइम्स होता है, 19 के टेबल अगर आप देखते हो तो 19 के टेबल में कहां तक ये आ सकता है, 19 के टेबल 19 5 जा 95, 96 जा 114, ठीक है, ये शायद 114 तक ही रहेगा, 96 है, क्योंकि 19 7 जो तो आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9 7 जा 3 और ये 6 ना 133, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 133 तो ये तो ज्यादा हो गया, तो ये लगभग आपका कितना रहेगा सर 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 0.6 कह सकते हैं इसको। अगर यहाँ करें 0.0 तो 21 का अगर आप देखो कि 21 का 130 कब तक होता है, 26 से 5 जा आपका 110 होता है, 21 5 जा 110 और 21 6 जा अगर आप देखना चाहो तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 21 6 जा आपके पास में करोगे तो 6 और 2 12 126 हो जाएगा। 21 7 जा 147 होता है, तो ये सर आपके पास में 6 जा आ जाएगा, तो ये भी आपका 6 पे आ रहा है ना, ये भी आपका क्या आ रहा है सर, ये भी 6 पे आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जब आपको सेम नंबर आ जाए ना तो आप बड़े नंबर से डिवाइड मत कीजिए। क्यों मत कीजिए, क्योंकि आपको बड़े नंबर से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आप छोटे नंबर से कीजिए। जैसे 13 है, ठीक है, 13 को पहले जैसे मान लीजिए आप 5 से डिवाइड कर लो, फिर इसी 13 को आप 6 से कर लो, और इसी 13 में आप 7 से कर लो, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको नंबर्स का बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इतना आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 का 13 में डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 1, और 1 करोगे तो 5 तो पीछे कितना रहेगा 8 और 0.0 है ना, 8 थोड़ी रहेगा, नहीं 5 2 जा, सॉरी एक बार नहीं 2 बार जाएगा इसमें, है ना, 5 2 जा 10 रहेगा और माइनस कितना रहेगा 3 पॉइंट, ये पॉइंट लगा के 30 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करोगे तो वही 6 2 जा 12 और 12 माइनस 1 पॉइंट 10 और 6 1 जा 6 तो 2.1 2.6। यहाँ करोगे तो जी वो आपके पास में 7 1 जा 7, ये आपका कितना आ रहा है 7 1 जा 7 और माइनस देख लो। आप अब यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि सर जैसे ही हम नंबर्स बढ़ा रहे हैं इधर, तो आपका देखो इधर वाली वैल्यू कम होती जा रही है, तो सिंपल सा ये भी कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कभी आपका न्यूमरेटर, जैसे ये सारे क्या है न्यूमरेटर, एक अच्छी पॉइंट सिखा रहा हूँ यहाँ से, जैसे आपके मान लीजिए न्यूमरेटर या अंश है, आपके अंश अगर समान आ जाए, कभी आपके अंश क्या आ जाए समान आ जाए, और डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट हो रहे हो, हर अगर आपके डिफरेंट हो रहे हो अलग अलग, तो एक बात सोचना कि जैसे मान लीजिए पहले आपके पास में 13 था, इधर आप गैप क्या कर रहे हो, गैप को क्या कर रहे हो सर कम कर रहे हो ना। जैसे पहले 13/19 था, उसके बाद में 13/21 था, 13/23 था,
और 13/25 था। आपने क्या किया है कि इनके नंबर्स को बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हो सर, नंबर्स को बढ़ा रहे हो। तो जैसे ही आप नंबर्स को बढ़ाओगे ना, नंबर्स को बढ़ाने पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर्स को बढ़ाओगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से कम हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। तो जैसे आप नंबर्स को बढ़ाते हो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ाते ही वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। अगर आपकी न्यूमरेटर आपका सेम है, अगर आपका अंश समान है, तो आप अगर डिनोमिनेटर बढ़ा देते हो तो जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाओगे आपके मान कम हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटा कौन रहेगा, 13/25। सबसे पहले 13/25 आएगा, नेक्स्ट आपका 23, 21, 19, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर रह जाएगा। याद रखिएगा, कई बार सीधा स्ट्रेट पे क्वेश्चन आ जाता है आपको। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर या अंश समान हो और तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि नीचे अगर मान बढ़ गया तो नीचे मान बढ़ने पर संख्या का आंसर कम आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको टोटल 13 है, 13 आपका ऊपर सेम है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो बढ़ाने पर आपका मान कम हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रख लेना। आपको अगर न्यूमरेटर सेम होने पर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, डिवाइड करके आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एलसी वाले मेथड पर मत जाना। 56, सेलिंग एन आइटम एट ए लॉस ऑफ at a loss of 25%, we get ₹375. Then what will be the purchase price of the item? किसी वस्तु को 25% हानि में बेचने पर 375 रुपए मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले आपके पास में सीपी थी 100%, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 25% का लॉस हो गया, तो आपके एसपी या विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75%, क्योंकि 100 में से 25 माइनस कर दिया। ये 75 एक्चुअल में कितना है कि आपको कितना मिलता है, 375 मिलता है। तो सर 75% की वैल्यू आपकी कितनी है, 375 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375/75। दोनों में आपको पता है कि डिवाइड हो रहा है, 25 को हो रहा है, 25 3 से 75, 25 बन जाए 25, और पीछे की रिमेनिंग कितना रहेगा 12 और 5, तो ये 25 5 जा, और इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 1% की वैल्यू कितनी है सर, ₹3 है, 3 रुपए है। तो आपके पास में अगर मैं यहाँ से 100% की फाइंड आउट करूँ, 100%, तो वो कितना हो जाएगा, 300 रुपीज या 300 रुपये आपके पास में 100% की वैल्यू रहेगी। तो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्या होता है आपके पास में 100%, तो कितना आ जाएगा 300 रुपीज या 300 रुपये आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। 3 5 15 3 50, सॉरी 1 मिनट, ये एक छोटा सा गलती हो गया, मैंने वो 3 5 किया ना, तो 3 5 15 होता है, कितना होता है 3 5 15 होता है, 3 5 15 होता है। अब ध्यान आया मेरे, वो बोलते समय मैंने 3 5 किया तो मैंने 3 लिख दिया। ओके, 3 5 15, तो ये कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। ओके, क्योंकि वो 5 3 15 होता है, मैंने 5 3 कर दिया, तो 3 5 15 होता है, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा। कई बार बोलते समय ऐसे हो जाता है ना कि 5 3 15, तो मैंने 3 लिख दिया, इसलिए 3 5 15 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 500 या 500। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड दैट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27 द क्वोशिएंट इज 25 एंड द रिमाइंडर इज 13 कम्स। वह कौन सी संख्या जिसे 27 से भाग देने पर भागफल आपका 25 और शेषफल 13 आता है। सिंपल सी बात है, नंबर है, नंबर को 27 से डिवाइड कर रहे हो, नंबर को 27 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये तो नंबर क्या होता है आपके पास में, डिविडेंड, और ये आपके पास में क्या होता है, डिविजर। यानी कि ये तो आपके पास में भाज्य होता है और ये आपका क्या होता है सर, भाजक होता है। आपको क्या पूछा है, नंबर पूछा है ना, क्या पूछा है, नंबर, तो यानी कि भाज्य पूछा है। तो भाज्य या डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस आपके पास में रिमाइंडर होता है। भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आप वैल्यू पुटअप करोगे तो 27 मल्टीप्लाई 25 प्लस आपका 13 रहेगा। 27 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, इन सबको करके अगर सोल्व करोगे तो 25 से 1 कितना होता है 175, 17 कैरी रहेगा, 25 2 50 और ये कितना आ जाएगा 67 प्लस 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 688। 688 आपका क्या रहेगा सर, वो नंबर रहेगा 688 आपका वो राइट आंसर रहेगा। तो ये तो एक आसान क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर है पूछा है, नहीं पूछा है। ये देखो सबका क्या करना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाकर ऑप्शंस फाइंड आउट करने। जैसे ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, इसका पॉइंट हटाओ, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें ना, पॉइंट हटाओगे तो 505 अपॉन 505 मल्टीप्लाई, इधर तो 10 आ जाएगा क्योंकि इसका नीचे वाले का और ऊपर वाले में 30 है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 30 इधर आ जाएंगे, ठीक है 30 यहाँ। अब क्या होंगे, इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 107 हो जाएगा। क्या लगता है आपको
1/100 1 के इक्वल होता है? कैसे होगा सर? ये तो 1.001 के इक्वल होता है क्योंकि 2 डिजिट है तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखो, पॉइंट हटाओ, जैसे सबसे पहले पॉइंट हटाओगे तो 505 यहाँ बन जाएगा, 505 यहाँ बन जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये कितने 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे, नीचे 1 0 इसका और 1 0 इसका, तो ऊपर कितने आ जाएंगे 2 0। ठीक है, 5 0 से 5 0 कट जाएगा, फिर से 2 0 से 2 0 हट जाएंगे, लेकिन फिर भी 1/10 रह गया, तो 1/10 रह गया तो 0.1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। यहाँ जैसे 505 हटा दिया और ये भी 505 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 लेके आ जाओ, नीचे कितने हैं 2 और 1, तो कितने हैं 2 और 1 3 आ जाएंगे, 505 से 505 1000 से 1000, तो आपका आंसर कितना रहेगा सर 1। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा जो 1 के इक्वल हो। कई बार क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि 1 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो वहां पर क्या फाइंड आउट करना है, जो 1 के इक्वल नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास में ये पूछा गया था कि 1 के इक्वल है, तो हमने पॉइंट हटाया, डेसिमल का क्वेश्चन आसान सा, पॉइंट हटाते गए और आपने डिवाइड करते गए, लास्ट में आपको पता चल गया कि कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न संख्या 59, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ विच डिजिट ऑलवेज रिमेन द सेम। एक अच्छा क्वेश्चन है, किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? देखो स्थानीय मान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, अगर यहाँ है तो इसका अलग नंबर रहेगा, यहाँ अलग रहेगा, यहाँ अलग, ये इस तरह से जहाँ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो उसका स्थानीय मान कितना होगा 2000 होगा, यहाँ 2 आएगा तो 200 होगा। इस तरह से ये तो होते हैं प्लेस वैल्यूज, स्थानीय मान। और फेस वैल्यूज क्या होते हैं, जो जैसा नंबर होता है वैसा ही रहता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कहीं होगी? फेस वैल्यू तो सबकी सेम ही होती है, प्लेस वैल्यू मतलब जिसको कहीं भी रख दो, आप जहां चाहो वहां रख दो, चाहे 1s पे, 10s पे, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कहीं लिख दो, वो अपना चेंज नहीं करेगा। तो वो कौन सा होता है सर? 0 होता है, याद रखिएगा। 0 को चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी रखो, 0 0 ही रहेगा। लेकिन अगर 2 यहाँ तो इतना रहेगा, 2 यहाँ रहेगा तो 20 बनेगा, 2 यहाँ रहेगा तो 200, 2 यहाँ रखोगे तो 2000, यहाँ रखोगे तो 20,000। ये सारे नंबर्स आपके इसके अपने वैल्यू को चेंज कर लेंगे प्लेस वैल्यू में या स्थानीय मान में, लेकिन 0 हमेशा 0 ही रहता है, चाहे फेस वैल्यू हो चाहे प्लेस वैल्यू हो। ये आपने नंबर सिस्टम जब नोट्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ा भी होगा कि 0 ऐसा नंबर होता है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम रहती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 60, एग्जामिन द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड द गिवन आंसर। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। आयात क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपना भारत है, हम बाहर से कोई कुछ खरीदते हैं, आयात कहते हैं, निर्यात जो बाहर बेचते हैं, ये होता है इंपोर्ट और ये होता है एक्सपोर्ट, बाहर जाने वाला। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का दे रखा है और ये सब कुछ किस में, रुपीज 100 करोड़ में, 100 करोड़ में, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज में है। जैसे 2010-11 में ये वाली वैल्यू तो किसकी, एक्सपोर्ट की, और ये किसका है, इंपोर्ट का। ये तो निर्यात का है और ये आयात का है। तो जैसे हमारा निर्यात तो यहाँ तक हुआ और आयात हमारा यहाँ तक हुआ लगभग, और इसमें निर्यात या आपका जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ये आपका इंपोर्ट है। तो सब में देख लो इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा है, इंपोर्ट आपका ज़्यादा। जैसे यहाँ पर इतना सा है, ठीक है, गैप, इनके बीच में गैप भी देखो कितना ज़्यादा है ना, इसके बीच में इतना गैप है, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का गैप है और इसमें यहाँ से यहाँ तक। यहाँ थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हो, जैसे कैसे कि ये सर लगभग ये कितना मान के चल सकते हो, 5 और 10 के बीच में है तो ठीक है। और तो ये सब लगभग आप एक काम करो, बिटवीन है ना, तो 5 और 10 का 15 तो सब कुछ लगभग 7 के समथिंग मान लो, और ये 15 और 10 के बीच में है तो ये आपका लगभग 12 के मान लो, 12-13 मान लो, या 12 या 13 या 7 या 8, ठीक है। और इसी तरह से ये अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज द हाईएस्ट, यानी किस वर्ष में आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर सर्वाधिक है। हमें नहीं पूछा कितना है, केवल ये बता दो ज्यादा किसमें अंतर, यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब कि इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, इनके बीच में जो अंतर है, जैसे ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस तो ये रहेगा ना, आयात और निर्यात के बीच का अंतर कौन सा है सर, ये वाला। यानी कि ये वाला सबसे हाईएस्ट किसके अंदर है, हमें ये बताना है, सबसे ज्यादा कहां पर है। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कहां होगा? यहाँ तो सर बहुत कम है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इसमें तो फिर से कम आ गया क्योंकि बीच में कम हो गया ना डिफरेंस। यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर लग रहा है कि सबसे ज्यादा यही लग रहा है। फिर भी एक बार देख लो, ये लगभग आपका देखो, ये अजम्पशन वाले तो लगभग 20 के समथिंग मान लो, है ना, 21 मान लीजिए चले। और इसका अगर आप देखना चाहो तो लगभग ये यहाँ पर है, तो ये 12 मान लो, चलिए मान लीजिए। तो डिफरेंस कितना है सर, 9 का, लगभग कितना है 9 का डिफरेंस। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए अगर बात करूं मैं इसके लिए, तो यहाँ ये लगभग कहाँ पर है सर, ये 20 से नीचे आ गया ना, तो 19 के समथिंग मान लो। और इसकी बात करोगे तो ये तो पूरा 10 पे ही है, तो ये भी मतलब इससे कम है एक्चुअल में, इससे इधर वाले से कम है, ये 9 के समथिंग है।
तो ये कम है, मतलब इससे भी थोड़ा सा कम है, ये 10, 11 है तो ये, लेकिन सबसे ज़्यादा तो देखने पर पता चल रहा है वो 2014-15 का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो डिफरेंस आप देखने से पता चल रहा है कि बीच का जो अंतर है ना वो कितना बड़ा है इसमें। इसकी हाइट देखो ना, ये हाइट देखो, ये हाइट कितनी है, ये हाइट और ये हाइट, क्योंकि डिफरेंस तो केवल इतना ही तो है ना, बाकी तो नीचे वाला है ही नहीं ना। तो सबसे ज़्यादा जो वो 2014-15 का आपका राइट आंसर रहता है। ये थोड़ा सा एक कह सकते हो कि सर इसमें आपको यहाँ पर सोल्व कुछ नहीं करना होता है, केवल ये क्वेश्चन देख के आपको समझना होता है कि हाँ इसके अंदर जितना डिफरेंस किस में है। तो हमें केवल कुछ भी सोल्व नहीं करना था, केवल हमें ग्राफ को देखना था और ग्राफ को देखकर आपका आंसर बताना था। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अपना स्कोर बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 60 तक कितने आपके राइट आंसर रहे हैं, 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद में लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ते हैं, जिसके अंदर एक बार हिंदी का इंग्लिश का पढ़ेंगे, फिर आपका हिंदी का पढ़ेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी साथ में चलते रहेगा। गुड, बहुत बढ़िया। स्कोर बताइए फटाफट से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पैसेज को। पैसेज नंबर 1 सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसी पैसेज को हिंदी में, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी चलते रहेंगे। गुरु पूर्णिमा इज हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल ऑनरिंग ऑल गुरुज बोथ एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल। तो गुरु पूर्णिमा का रिलेटेड एक पैसेज है। हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है, हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑनरिंग यानी कि उन ऑल गुरुज बोथ एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मिस होता है धार्मिक, स्पिरिचुअल का मिस मतलब होता है धार्मिक। जैसे धार्मिक जो गुरु है ना, जैसे कथा वाचन करने वाले या फिर जो अपने गुरु जो होते हैं, और एकेडमिक यानी कि जो अपने जहाँ पर एकेडमी या स्कूल वाले जो अपने गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका ऑनरिंग यानी उनका सम्मान करने के लिए हमारा एक फेस्टिवल होता है गुरु पूर्णिमा। It is celebrated on the full moon of the आषाढ़ मंथ। फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, पूर्ण चांद, जिस दिन पूर्ण हो जाता है। वो भी कौन सा मंथ है? आषाढ़ मंथ। आषाढ़ महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है। मेनी टेम्पल्स ऑब्जर्व एंड ऑफर व्यास पूजा ऑन गुरु पूर्णिमा। मेनी टेम्पल्स, बहुत सारे जो मंदिर है वहां पर व्यास पूजा की जाती है ऑन गुरु पूर्णिमा। दिस सेलिब्रेशन इज डन टू रिवर एंड रिस्पेक्ट द ऋषि वेद व्यास द ऑथर ऑफ द महाभारत एपिक। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कि ऋषि वेद व्यास के रेस्पेक्ट में, और जो ऑथर है, जो क्या है ऑथर किसके? महाभारत एपिक, जो महाभारत आपका ग्रंथ था उसके वो राइटर थे। बुद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म वाले होते हैं, बिलीव दैट गुरु पूर्णिमा इज द डे व्हेन लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सेरेमन का मतलब क्या होता है? उपदेश। सेरेमन का मतलब क्या होता है? उपदेश। यानी कि जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध धर्म वाले मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा वो दिन है जब लॉर्ड बुद्धा ने गेव हिज फर्स्ट सेरेमन, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे उपदेश दिया था पहला, वो दिन है। इन जैन रिलीजन, जैन धर्म में द डे इज नोन एज त्रिलोक गुहा पूर्णिमा। जैन धर्म में इस दिन को त्रिलोक गुहा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऑन दिस डे फर्स्ट गुरु लॉर्ड शंकर हैज टॉट योगा टू सप्तऋषि। इस दिन जो फर्स्ट गुरु थे लॉर्ड शंकर, उन्होंने टॉट यानी कि उन्होंने टॉट का मतलब होता है सिखाया था योगा। किसको? सप्तऋषि को। सप्तऋषि को उन्होंने योगा सिखाया था। बुद्धिस्ट बिलीव दैट गुरु पूर्णिमा इज द डे व्हेन गेव हिज फर्स्ट सेरेमन। कौन? लॉर्ड बुद्धा। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू ऑनरिंग ऑल गुरुज, यानी कि सभी गुरुओं के सम्मान के लिए कौन सा फेस्टिवल काम में आता है? गुरु पूर्णिमा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 62 का। व्हाट वाज टॉट बाय फर्स्ट गुरु लॉर्ड शंकर टू सप्तऋषि। क्या सिखाया गया था? सर योगा सिखाया गया था। गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेटेड ऑन मून डे, फुल मून डे। सिनोनिम्स ऑफ sermon is का मतलब क्या सिखाता हमने? फर्स्ट सेरेमन, तो पहला उपदेश। तो लेक्चर भी एक तरह से क्या होता है? सेरेमन होता है। एडवाइस, किसी को सलाह देना, वो भी एक तरह से उपदेश के जैसा ही काम करती है। लेसन, किसी को पाठ पढ़ाना, तो वो सभी क्या होते हैं? सिनोनिम्स पूछाना। तो सिनोनिम्स तो ऑल ऑफ दिस। तो सेरेमन के ये सभी आपके एडवाइस, लेक्चर, लेसन, ये सभी आपके किसके हो जाएंगे? सेरेमन के सिनोनिम हो जाएंगे। हिंदी में पढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा हिंदू धार्मिक त्योहार है जो अकादमिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के गुरुओं का सम्मान करता है। आध्यात्मिक मतलब जैसे आपके कथावाचक वाले गुरु हो गए, जैसे अपने मंदिरों में जो गुरु होते हैं या किसी जो मठ वगैरह वहां पर गुरु होते हैं। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा फुल मून डे। कई मंदिर गुरु पूर्णिमा पर व्यास पूजा मनाते हैं और करते हैं। यह उत्सव महाभारत महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास के सम्मान के लिए किया जाता है। बौद्धों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन धर्म में इस दिन को त्रिलोक गुहा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन प्रथम गुरु भगवान शंकर ने सप्तऋषि को योग शिक्षा दी थी। बौद्धों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब भगवान ने पहला उपदेश दिया था, भगवान बुद्ध ने दिया था। सभी गुरुओं के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। प्रथम गुरु भगवान शंकर ने सप्तऋषि को क्या शिक्षा दी थी? सर योग की शिक्षा दी थी। गुरु पूर्णिमा चंद्र दिवस पर मनाई जाती है, पूर्ण चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। 64 का पूर्ण चंद्र दिवस पर मनाई जाती है। उपदेश का पर्यायवाची है व्याख्यान करना, पाठ करना, प्रवचन। तो ये सभी क्या है? सर उपदेश के पर्यायवाची। व्याख्यान कर रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? उपदेश के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पैसेज नंबर 2।
शेर शाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर इन इंडिया। सूरी एम्पायर का फाउंडर जो था, सूरी एम्पायर यानी कि जो सूरी साम्राज्य था, उसका फाउंडर कौन था? शेर शाह सूरी। ही वॉज बोर्न इन 1472 सासाराम बिहार, वो सासाराम बिहार में उसका जन्म हुआ था। इन 1540 शेर शाह सूरी डिफीटेड मुगल एम्पायर हुमायूं। 1540 में डिफीटेड यानी कि हराया, डिफीटेड का मतलब होता है हराया, मुगल एम्परर यानी कि मुगल जो राजा थे हुमायूं, उनको उसने हराया था 1514 में। ही इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ लैंड। उन्होंने इंट्रोड्यूस करना यानी किसी चीज को लाना, सिस्टम ऑफ सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ लैंड यानी कि लैंड या जो आपकी जो भूमि होती है उसका सर्वे करवाना और उसका असेसमेंट है, उसको देख रेख, उसको मतलब उस तरह से लेखा जोखा करना, उन्होंने उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ही इश्यूड द फर्स्ट रुपया फ्रॉम टांका एंड ऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम। उन्होंने इश्यू किया था पहला रुपया जो उन्होंने सीखा टांका से, फ्रॉम टांका से, और ऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम, और जो अपना जो पोस्टल सिस्टम ना डाक भेजने वाला, इस सिस्टम को उन्होंने सबसे पहले इश्यू किया था। ही बिल्ट हिज ओवन म्यूजियम एट सासाराम। उन्होंने अपना खुद का जो जैसे वो होता है ना, जिसके अंदर जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे इस तरह से बना होता है मुस्लिम, जिसे कहते हैं कि जैसे ये हिंदी में शायद नाम होगा इसका, क्या लिखा हुआ है, मकबरा। हाँ, मकबरा जो होता है ना, मुस्लिम का मकबरा होता है, इस तरह का जैसे बना होता है, जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े राजा महाराजा की इस तरह से छतरी सी बनी होती है, वो उन्होंने खुद का ही बनाया था पहला। वो उन्होंने कहाँ बनाया था? सासाराम में बनाया था, सासाराम बिहार में। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम सिंथेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ जो आर्किटेक्चर होता है उसका पहला एग्जाम्पल था। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम सिंथेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि ऐसा हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति का जो इसके अंदर दिखाई देता है जैसे आर्किटेक्चर में, तो वो पहला एग्जाम्पल है। द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी वाज गिवन टू बाय हिम हिज पेट्रन फॉर किलिंग ए टाइगर, यानी उसको टाइगर को मारने की उपलब्धि में उसको शेर शाह की उपाधि दी गई थी। ही वाज डाइड इन 1545, वो 1545 में उसकी डाइड या मृत्यु हो गई थी। व्हेन वाज हुमायूं डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी, दैट इज 1540, 1540 में डिफीट हुआ था वो। द टाइटल ऑफ शेर शाह वाज गिवन टू हिम बाय हिज पेट्रन, यानी उसके पेट्रन के द्वारा फॉर किलिंग ए टाइगर हो जाएगा। वोट वाज इशूड बाय फ्रॉम टांका, टांका से क्या हुआ था? पोस्टल सिस्टम और लैंड। पोस्टल सिस्टम और लैंड वहां से टांका से क्या निकाला गया था उनके द्वारा? तो सर उनके द्वारा पोस्टल सिस्टम को वहां से रिलीज किया गया। तो रुपया और पोस्टल सिस्टम दोनों टांका से आए थे, रुपया और पोस्टल सिस्टम दोनों वहां से इश्यू किया गया था। लैंड तो थोड़ी, लैंड तो अलग चीज थी। शेर शाह सूरी वाज फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया, किसके थे? सूरी एम्पायर के बाप में थे। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मुस्लिम? मुस्लिम यानी जिसे मकबरा होता है, टॉम भी एक तरह की समाधि जैसा होता है। चारनल हाउस जहां पर वो समाधि वगैरह होता है, चारनल हाउस वो भी वही होता है। मोनूमेंट एक तरह से छतरी वगैरह जैसा होता है। तो ये सभी इसके क्या है सर? इसके सिनोनिम है, मीनिंग है इसकी सिनोनिम हो जाते हैं। जैसे टॉम भी मकबरा होता है, जैसे एक ऐसे छतरी जैसा बना होता है। चारनल हाउस जहां पर वो जैसे दफनाते वगैरह, और मोनूमेंट उसको भी एक तरह से क्या होता है? मकबरा जैसा होता है। तो ये सब कौन सा हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज इसके हो जाएंगे। हिंदी में पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 1472 में बिहार के सासाराम में हुआ था। 1540 में शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। उन्होंने भूमि के सर्वेक्षण और मूल्यांकन की एक प्रणाली शुरू की। उन्होंने टांका से पहला रुपया जारी किया और डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया। टांका से रुपया को और डाक प्रणाली दोनों को किया। उन्होंने सासाराम में अपना मकबरा बनाया। जो वास्तुकला जैसे आर्किटेक्चर वास्तुकला के हिंदू मुस्लिम संश्लेषण, जिसमें हिंदू और मुस्लिम संश्लेषण का पहला उदाहरण था, जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की, जैसे हिंदुओं के जैसे पहले क्या होता है आप देखना पहले कि जैसे मुस्लिम जो मुगल साम्राज्य के जो भी बने उनका अलग तरह से डिजाइन है, और हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह है, हिंदुओं के जो महल है वो अलग तरह से डिजाइन है, जैसे हिंदुओं के राजा महाराजाओं के। तो ऐसा था कि जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की जो संस्कृति की मतलब दिखाई देती, जिसके अंदर दोनों तरह का आर्किटेक्चर, वो पहला उदाहरण था। उनका जो मकबरा था, उन्होंने खुद का जो सासाराम बनवाया था। शेर शाह की उपाधि उसे एक बाघ को मारने पर उसके संरक्षक के द्वारा दी गई थी। जो आपने पैटर्न देखा था ना, पैटर्न का मिस होता है संरक्षक का मतलब जो संरक्षण देने वाला होता है। जब एक बाघ को मारा था तो उसके संरक्षण ने जो पैटर्न था उन्होंने उसको शेर शाह की उपाधि दी थी। 1545 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं को शेर शाह सूरी का ने कब हराया था? 1540 में हराया था। शेर शाह की उपाधि उसके संरक्षक के द्वारा उसको एक बाघ मारने की हत्या के लिए दी गई थी। टांका से क्या जारी किया था? डाक प्रणाली को जारी किया था। शेर शाह सूरी भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। समाधि, या जिसे आप कह सकते हो कि जो आपका ये समाधि भी कह सकते हो उसे, या मकबरा भी कह सकते हो, उसका अर्थ क्या होता है? मकबरा, चारनल हाउस, स्मारक, ये सभी आपके क्या होते हैं? उसके जो आपका मकबरा बना होता है उसके ये अर्थ होते हैं। पेज नंबर 3, कनाडा इज कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कनाडा कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा एंड इट्स लार्जेस्ट सिटी इज टोरंटो।
कनाडा की जो कैपिटल है यानी राजधानी वो तो कौन सी है, ओटावा, और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ी सिटी वो कौन सी, टोरंटो। कनाडा इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, अपने नेचुरल ब्यूटी या प्राकृतिक जो सौंदर्य है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वो जानी जाती है। इट इज ए फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, वहां पर फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। कनाडा इज डिराइव्ड फ्रॉम कांटा विच मीन्स विलेज एंड सेटलमेंट, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, कांटा और कांटा से मिलकर बना हुआ, कांटा नाम से उसको बनाया गया जिसका मतलब होता है विलेज और सेटलमेंट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा आर इंग्लिश एंड फ्रेंच, उसकी इंग्लिश और फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। द ऑफिशियल करेंसी इज कनाडा इज कैनेडियन डॉलर वहाँ की करेंसी है। द टोटल एरिया ऑफ कनाडा इज 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, दैट इज ओटावा, कैपिटल सिटी कौन सी है, ओटावा। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, दैट इज इंग्लिश और फ्रेंच, बोथ इसके क्या सर इसकी लैंग्वेज है। वो डज द कांटा मीन्स क्या होता है, विलेज और सेटलमेंट दोनों होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हाउ मेनी वोवल्स आर इन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल में वो वोवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सर इसमें टोटल 6 वोवल्स है। देखो वोवल्स का मतलब होता है इसमें वोवल कितने, तो सर इसमें 6 वोवल है। वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो टोटल कितने सर इसमें 6 वोवल्स हैं। हिंदी में पढ़ते हैं। कनाडा जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, इसका सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। कनाडा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। एक संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र मतलब जहां पर संसद की तरह होता है, जैसे भारत की तरह। कनाडा कांटा से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गांव या बस्ती। कनाडा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। कनाडा की आधिकारिक मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा का कुल क्षेत्रफल 9.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कनाडा की राजधानी कौन सी है, ओटावा। कनाडा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ए और बी दोनों। कांटा का मतलब क्या होता है, गांव और बस्ती, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। संवैधानिक शब्द में कितने स्वर है, संवैधानिक शब्द में कितने स्वर है, देखो अब यहाँ पर स्वर की बात करोगे तो स्वर में ए, जैसे संवैधानिक होता है ना, संवैधानिक, इसमें स्वर देखना, तो ए आ ई और ए, तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए सर यहाँ पर 5, इसके सब 5 रहेंगे इसके अंदर। इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं, क्योंकि इसमें ए है, इसमें आई है, इसमें आ है, इसमें ई है और इसमें ए है, तो सब कुछ मिलाकर इसमें टोटल कितने हो जाएंगे सर, इसमें 5 स्वर हो जाएंगे। नैनीताल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ उत्तराखंड। टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब होता है पर्यटक जो स्थल होता है ना, पर्यटन स्थल, जैसे जहां पर घूमने के लिए होता है, वो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेवरेट है उत्तराखंड का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब स्थान होता है जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटकों को जो अच्छा लगता है, वो कौन सा, नैनीताल उत्तराखंड का। अराउंड नैनी लेक फॉरेस्ट ऑफ देवदार ओक पाइन होल्डिंग द वैली इन फॉर्म ऑफ अंजुली। जो नैनी लेक है, उस नैनी लेक के चारों तरफ जैसे देवदार ओक पाइन ये सब ऐसी तरह की वैली है और वो बने हुए। द सिटी इज पॉपुलेटेड ओवर नैनी लेक, यानी सिटी जो बसी हुई है पॉपुलेटेड ओवर नैनी लेक के चारों तरफ बसी हुई है। नैनीताल वाज द समर कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस की जो समर कैपिटल है वो कौन सी है, नैनीताल है। नैनीताल इज द लोकेटेड इन कुमन फुट हिल्स ऑफ द जगबर हिमालयस एट ए डिस्टेंस ऑफ 285 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये जो नैनीताल बसा हुआ है वो कुमन फुट हिल्स में बसा हुआ है, जगबीर हिमालयस में, जो ऑफ द जगबीर हिमालयस 285 किलोमीटर न्यू दिल्ली से इसकी डिस्टेंस है। द टाउन ऑफ नैनीताल कवर्स ए टोटल एरिया ऑफ 11.73 स्क्वायर किलोमीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन नैनीताल एंड न्यू दिल्ली, नैनीताल न्यू दिल्ली कितने, 285 किलोमीटर है। ओके, मोस्टली सिटी इज पॉपुलेटेड ओवर द लेक, दैट इज नैनी लेक है। नैनी लेक के चारों तरफ वो बसी हुई है। नैनीताल इज सिचुएटेड इन स्टेट, कौन से स्टेट में है सर, उत्तराखंड में है। नैनीताल इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, दैट इज समर सिटी, समर कैपिटल है उनकी। एंटोनियम्स ऑफ वैली, वैली के एंटोनियम कौन कौन से, वैली यानी कि क्या होती है, घाटी, जैसे प्लेन, डेल, होलो, और इसका एंटोनियम पूछा है माउंट। तो एक तो वैली होता है, देखो वैली का मतलब तो क्या होता है, घाटी, और ऑपोजिट कौन सा होता है, माउंट यानी कि पहाड़। ऑपोजिट कौन सा हो जाता है सर, यहाँ से आपका पहाड़ इसका ऑपोजिट हो जाएगा, याद रखना। वैली तो क्या होता है कि जैसे 2 पहाड़ बने उसके बीच में जो घाटी होती है उसे तो वैली बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माउंट या पर्वत। इसका तो मतलब होता है घाटी और ऑपोजिट इसका हो जाएगा पर्वत, तो माउंट इसका क्या हो जाएगा सर, एंटोनियम या ऑपोजिट। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। नैनी झील के चारों ओर देवदार बांस, देवदार के जंगल अंजुली के रूप में घाटी को थामे हुए हैं। यह सर नैनी झील के ऊपर बसा हुआ। नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। नैनीताल नई दिल्ली से 285 किलोमीटर दूरी पर जगबीर हिमालय की कुमाऊं तलहटी में स्थित है। नैनीताल शहर का कुल क्षेत्रफल 11.773 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल और नई दिल्ली के बीच में दूरी कितनी, 285। अधिकांश शहर किस झील के पास में बसा हुआ, नैनी लेक झील के पास में बसा हुआ है। नैनीताल राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। नैनीताल संयुक्त प्रांत की राजधानी थी, कौन सी थी, ग्रीष्म राजधानी। घाटी का विलोम शब्द कौन सा होता है, मैदान, कोटर, वादी और पर्वत। तो सर पर्वत इसका होता है, क्या होता है,
पर्वत इसका विलोम शब्द होता है। तो इस तरह से सर हमारे हमने टोटल 80 क्वेश्चंस कर लिए। आप अपना फटाफट से स्कोर बता दीजिए। और इस तरह से अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8696503800 उसके साथ में हमारे से जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप से। और बाकी हमारे नवोदय क्विज पीडीएफ जो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। और फिर हम मिलते हैं हमारे नए पेपर के साथ में, पेपर नंबर 9 से। और इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। जो भी आपकी कमजोरी चल रहा है चैप्टर, स्कोर बेहतर कर लीजिए, अपना स्कोर बताइएगा। थैंक यू।